हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी रस्मा योद्धा 131 to 140। एक पल में यह पता नहीं चला कि कितनी बार डेड स्पीयर ने सिकारा की तलवार के स्लैश अटैकों को खत्म करने के लिए घुमा, और अंतिम स्लैश अटैक से को खत्म करने के बाद यह सीधे सिकारा की तलवार से टकरा गया। उस पल सिकारा को लगा जैसे उसकी तलवार किसी पहाड़ को काट रही हो। वीर के स्पीयर भाले में एक तीव्र कंपन था, जो ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ पर कोई भयंकर भूकंप आ रहा हो, और उसने तलवार की सारी रोशनी को बाहर की ओर से बिखेर दिया। सिकारा वीर के स्पीयर भाले को हिला भी नहीं सका। उसे लगा कि अगर उसने अपनी तलवार वापस ले लेता है तो वह वीर के पेट में भेद सकता है। लेकिन यह भी प्रतीत हो रहा था कि अगर वह थोड़ा भी धीमा हुआ तो उसका शरीर इस तीव्र कंपन से फट जाएगा। यह अजीब कंपन सिकारा की तलवार पर बहुत दबाव डाल रहा था, मानो वह दलदल में डूब रही मछली हो। धीरे धीरे अपने शरीर को भी इस कंपन से प्रभावित होते देख सिकारा ने जोर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया और पीछे हट गया। धप धप धप, सिकारा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। कुछ कदम पीछे हटना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसकी हरकतों ने अपनी सारी पहले वाली चमक और दृढ़ता खो दी थी। हम सिकारा को क्या हुआ? अभी क्या हुआ? सिकारा ने तलवारों से इतने वार किए थे वीर के स्पीयर भाले से, वह कैसे पीछे हट गया? उसने उसे कैसे नहीं हराया? उसकी तलवार इतनी तेज चलती है कि उनकी कोई छाया भी नहीं बन पाती। यह वीर के स्पीयर भाले से कहीं ज्यादा तेज होनी चाहिए। वहां मौजूद सभी लोगों में से लगभग कोई भी वीर के स्पीयर भाले में छिपे रहस्यों को समझ नहीं पाया। उनकी राय में सिकारा की बेहतरीन टेक्निक और तलवार की गति के साथ उसे आसानी से वीर के स्पीयर भाले से बचकर वीर को अपनी तलवार से भेद देना चाहिए था। हालांकि जो भी हुआ, अब तक वीर के स्पीयर भाले ने सिकारा को बेहद खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। वीर स्टेज पर एक शांत अडिग पहाड़ की तरह खड़ा था। उसने एक कदम भी नहीं उठाया था। यहां तक कि बोन पावर इनहेसिंग स्टेज 5वां चरण पर मौजूद गार्ड भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है। इन सभी लोगों की चर्चा सुनकर मास्टर मैकाल ने हे कहकर मुस्कुराया। उसने अपने दिल में उसने चुपके से सोचा, वीर, यह बच्चा वाकई एक राक्षस मोस्टर है। वह अपने स्पीयर भाले के साथ बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को एकीकृत करने में कामयाब हो गया। अगर किसी ने पहले इस डरावने स्पीयर भाले का स्वाद नहीं चखा हो तो वह समझ नहीं सकता कि यह एहसास कितना भयानक है। शुरुआत में इस मास्टर ने भी उस चाल के कारण कई अदृश्य नुकसान झेले थे। अब यह लड़का भी सिकारा को इसका स्वाद चखाने जा रहा है। सिकारा बड़ी मुश्किल से अपने दिल में बहते खून को बाहर निकलने से रोकने में कामयाब रहा, और वह चुपके से ठंडा पसीना बहा रहा था। उस पल उसने अपने दिल की धड़कन की लय को बदलते हुए महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में पूरा रक्त प्रवाह किसी खतरनाक ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध परिवर्तित हो गया हो। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? उसने वीर की ओर देखा। वीर सीधा खड़ा था। उसने अपने हाथ में डेड स्पेयर को पकड़ा हुआ था और उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। इस मुद्रा और आकृति में खड़े होकर वह जिन आंखों से सिकारा को देख रहा था वे गहरी और खतरनाक लग रही थीं। सिकारा को एक बुरे एहसास ने जकड़ लिया था, जिससे वह एक पल के लिए हिल भी नहीं सका। हम डर? सिकारा चौंका। दरअसल उसके दिल से डर की एक सामान्य भावना उभरी थी। डर फाइटिंग आर्ट के एक फाइटिंग मास्टर के दिल के लिए मौत की घंटी थी। ड्रीम टेस्ट की पहली बाधा उनके डर पर काबू पाने के लिए साहस का परीक्षण करती थी। वाकई यह भयावह भावना वीर से आई थी। यह लड़का, सिकारा के दिल में एक अजीब तरह का गुस्सा उमड़ आया। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके अहंकारी और घमंडी अभिमान को इस छोटे बच्चे ने कुचल दिया है, जिसे वह चींटी के अलावा कुछ नहीं समझता था। सिकारा की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके गुस्से ने उसके डर की इस भावना को चीर कर रख दिया। वह धीरे से आगे की ओर बढ़ा और उसके पीछे पीछे कई छवियां उभरने लगीं। जैसे ही सिकारा आगे बढ़ा, उसकी तलवार के चारों ओर 3 फुट की लाल लौ जैसी ऊर्जा भड़क उठी। यह लौ सिकारा द्वारा अपनी तलवार में भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने से बनी थी। चूंकि उसकी गति पर्याप्त नहीं थी तो सिकारा ताकत के जरिए जीतेगा। सिकारा चिल्लाया और वह ऊपर की ओर कूद गया। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और नीचे वार किया। फॉलिंग स्टार स्लैश, यह मध्यम श्रेणी का ह्यूमन लेवल फाइटिंग स्वॉर्ड टेक्निक फॉलिंग स्टार स्लैश है। यह लिमिटलेस साइनिंग सन स्वॉर्ड टेक्निक से भी अधिक शक्तिशाली फाइटिंग टेक्निक है। जब तक भीड़ ने कुछ शब्द कहे तब तक सिकारा की तलवार ने पहले ही आसपास के सारी अग्नि ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। इस तलवार की ऊर्जा स्वर्ग से गिरते हुए एक ज्वलंत चमकते हुए उल्का की तरह थी, जो नीचे की ओर गिरा हो। वीर के होंठ मुड़े। ताकत के खिलाफ ताकत, यह उसका पसंदीदा था। वीर ने अपना स्पेयर भाला चलाया। डेड स्पेयर ने हवा में चिंगारी बिखेरी और जमीन पर एक घूमी हुई ऊर्जा बिखर गई तथा स्पिरिचुअल एनर्जी का एक विशिष्ट गुण दिखाई दिया। वीर ने सिकारा की तलवार की नोक पर निशाना साधा और आगे की ओर जोर लगाया।
एक लड़ाई के बीच में एक मास्टर की तलवार की नोक पर वार करना जहां दोनों पक्ष बिजली के समान तेज चाल का उपयोग कर रहे थे, कहना आसान था, करना मुश्किल। हालांकि कई सालों से वीर अपनी सटीकता का अभ्यास कर रहा था और उस एक महीने के पागलपन भरे स्पीयर भाले के अभ्यास में वीर ने अपनी स्पीयर टेक्निक का एक ठोस आधार हासिल कर लिया था। वह अपने स्पीयर भाले को ऐसे चला सकता था जैसे वह उसका हाथ हो। भले ही वह कोई छिपी हुई सुई या कोई और छिपा हुआ हथियार हो, वीर उसे अपने स्पीयर भाले की नोक से भेद सकता था। टिडिंग। वीर ने अपना स्पेयर भाला सिकारा की तलवार की नोक पर मारा। यह 3 फुट की रेड फ्लेयर स्वॉर्ड 402 किलो के 8 फुट लंबे डेड स्पेयर स्पीयर भाले से कैसे तुलना कर सकती है। जब रेड फ्लेयर स्वॉर्ड और डेड स्पेयर स्पेयर भाला एक दूसरे से टकराए तो धातु के मुड़ने की एक कर्कश दांतों को दुखाने वाली आवाज हवा में भर गई। दोनों के टकराने से पड़ने वाले भारी दबाव के कारण वे पूर्णिमा के चांद की तरह मुड़ गए। जब ऐसा हुआ तो वीर ने सिकारा के फॉलिंग स्टार स्लैश का मुकाबला करने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के कंपन का प्रयोग किया। तीव्र कंपन के कारण सिकारा का रक्त प्रवाह एक बार फिर बढ़ गया। पेंग। रेड फ्लेयर स्वॉर्ड वापस उछली और सिकारा पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन फॉलिंग स्टार स्लैश आखिरकार एक मध्यम श्रेणी की ह्यूमन लेवल फाइटिंग स्वॉर्ड टेक्निक थी। वीर को भी सिकारा की तलवार की अग्नि ऊर्जा की लहर और गति से 3 कदम पीछे धकेल दिया गया। यह पहली बार है जब वीर को पीछे धकेला गया। सिर्फ पीछे हटना ही नहीं बल्कि जब से वह स्टेज पर आया है तब से लेकर अब तक यह पहली बार था जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया या पीछे हटाया। सभी ने स्वाभाविक रूप से इस विवरण को देखा था। अब से पहले वीर ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया था। शब्द इसकी ताकत को वर्णित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वीर का अदम्य ऑरा आभा एक पहाड़ की तरह अडिग है। उसे हिलाने के लिए मजबूर करना बस यह साबित करता है कि सिकारा की गति में कितना दबाव था। उपस्थित सीनियर डिसाइपलों पुराने शिष्यों ने कहा। वे सिकारा को हारते हुए देखना नहीं चाहते थे। एक प्रसिद्ध पुराने शिष्य को एक उभरते हुए नए शिष्य से हारते हुए उन्हें लगा जैसे वे एक ही नाव में सवार थे। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि वीर और सिकारा के बीच का यह मुकाबला कमलेश के साथ हुए मुकाबले जैसा ही है? सिकारा को चाकू नहीं मारा गया या छेदा नहीं गया, लेकिन वह अभी भी जबरदस्त दबाव में है। आशीष ने मैच देखते हुए सलीम से कहा। वे फाइटिंग स्टेज के एक स्थान पर बैठे थे। मम्मा, वीर के स्पीयर भाले के प्रहार में एक रहस्य छिपा है। इससे पहले मैंने कुछ प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था और उनमें दर्ज है कि स्पेयर स्किल भाला कौशल में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले फाइटिंग मास्टर प्रकृति के नियमों को समझने में सक्षम हैं और कुछ स्किलों को समझने में सक्षम होते हैं। वे इन स्किलों को अपने स्पीयर भाले में डाल सकते हैं और स्पीयर स्किल भाला कला बना सकते हैं। तलवारों और कृपाणों में भी ऐसी ही अवधारणाएं हैं। इस तरह के फाइटिंग मास्टर को दुश्मन का सामना करते समय किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। जब तक वे इन क्षमताओं पर निर्भर रहते हैं वे अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मार सकते हैं। वीर का स्पेयर स्किल भाला कौशल मुझे इन अभिलेखों की याद दिलाता है। बड़े भाई, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आप अनिश्चित अजीब लगते हैं। वीर कितने साल का है? वह इस स्पीयर स्किल भाला कला को कैसे समझ सकता है? बेशक वह नहीं समझ सकता, अन्यथा उसे सिकारा से निपटने के लिए स्पीयर भाले की जरूरत ही नहीं होती। उसे अपने दुश्मन को मारने के लिए बस एक बार सोचने की जरूरत होती। वीर के स्पीयर भाले ने सिकारा को टक्कर भी नहीं मारी है, लेकिन सिकारा अभी भी दबा हुआ है। यह स्थिति वास्तव में स्पीयर भाले की उच्च क्षमता को दिखता है। जब सलीम और आशीष बात कर रहे थे, सिकारा एक बार फिर वीर से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। सिकारा ने अब फाइटिंग टेक्निक का उपयोग नहीं किया। उसने अपनी शानदार और सुंदर तलवार की ऊर्जा का भी उपयोग नहीं किया। उसने केवल सरल सीधी तलवार चाल का उपयोग किया। हालांकि इस तरह भी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबाया जा रहा था और उसका हर वार खारिज हो रहा था। इसके विपरीत वीर की चालें लगातार भयंकर होती जा रही थी। वह अपनी गति पकड़ रहा था। यह उन दिनों की सबसे बड़ी फसलता थी जब वीर और मास्टर मैकाल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। यह एक के बाद एक चालें चलना था और अपनी गति को इकट्ठा करना था और बची हुई सारी गति को इकट्ठा करने के बाद आखिरी वार को बाहर निकालना था और सबको मिटा देना था। वीर का स्पेयर भाला सिकारा की तुलना में बहुत धीमा लग रहा था। जब सिकारा ने 3 चालें चली तो वीर ने केवल एक चाल चली। लेकिन जो अविश्वसनीय था वह यह था कि वीर का एक स्पेयर भाला सिकारा की तीनों तलवार चालों को रोकने में सक्षम हो गया था। इससे बहुत विरोधाभासी विपरीत भावनाएं पैदा हो रही थीं। वे फाइटिंग मास्टर जिनकी कल्टीवेशनें बहुत ज्यादा थीं, वे भी इन दो युवकों की लड़ाई में जटिल रहस्यों और गहन टेक्निकों को नहीं समझ सकते थे। उन्हें केवल ऐसा लगता था कि सिकारा बेकार की चालें चल रहा है और उसकी हर 3 चालों में से शायद एक भी ऐसी नहीं थी जो उपयोगी हो। आरक्षित बैठने की जगह पर 30 साल से ज्यादा उम्र का एक कुलीन व्यक्ति सिकारा और वीर की लड़ाई देख रहा था और अपना सिर हिला रहा था। यह सिकारा बहुत ही साधारण है। उसकी तलवार की चाल बहुत भड़कीली है। उसके पास सिर्फ दिखावट है, कोई ऊर्जा या शक्ति नहीं है। यह बहुत व्यवहारिक नहीं है। इस तरह की तलवार की चालें अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी खामियां हैं। रामलाल, तुम्हें क्या लगता है?
यह कुलीन व्यक्ति खुद सिर्फ दूसरे दर्जे का फाइटिंग टैलेंट रखता था। वह 30 साल से ज्यादा उम्र का था और फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण में था। उसे फाइटिंग टेक्निकों के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी थी, इसलिए उसने अपने गार्ड से यह सवाल पूछा। मेरे मालिक सिकारा की तलवार ने वाकई अपनी ऊर्जा और शक्ति को खो दिया है। इस दास को यह अजीब लग रहा है। सिकारा ने पहले जो तलवार की ऊर्जा दिखाई थी वह वाकई तेज और भयंकर थी। अगर यह तुक्ष उस तलवार की रोशनी का सामना कर रहा होता तो भी मुझे उससे पूरी तरह निपटने का पूरा भरोसा नहीं होता। यह गार्ड भी 30 साल से ज्यादा उम्र का था और वह फिजिकल ट्रेनिंग के 5वें चरण में था। हालांकि जब उसने सिकारा को अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करते देखा तो वह उसकी कुशलता को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर वह सिकारा के खिलाफ होता तो उसकी जीत की संभावना सिर्फ 30 या 40% होती। तुम उस तलवार की रोशनी से बचाव नहीं कर सकते, रईस व्यक्ति मुस्कुराया लेकिन अपने दिल में कुछ और ही सोचा। रामलाल, तुम अपने बारे में बहुत कम सोचते हो। इन सालों में कार्लोवेनिया एकेडमी में सलीम, आशीष और कुछ अन्य लोगों के अलावा वहां के लोग हर पीढ़ी के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। अतीत में कार्लोवेनिया एकेडमी की फाइटिंग आर्ट अपने से एक चरण ऊपर के लोगों से ऐसे लड़ पाती थी जैसे कि वे कोई साधारण भोजन कर रहे हों। लेकिन तुम इस सिकारा को ही देखो। अगर मुझे सही से याद है तो वह रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 30 रैंकिंग के आसपास है और उसके हाथ में एक ट्रेजर वाली तलवार भी है। रामलाल, तुम अपने बारे में बहुत कम सोचते हो। इन सालों में कार्लोवेनिया एकेडमी में सलीम, आशीष और कुछ अन्य लोगों के अलावा वहां के लोग हर पीढ़ी के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। अतीत में कार्लोवेनिया एकेडमी की फाइटिंग आर्ट अपने से एक चरण ऊपर के लोगों से ऐसे लड़ पाती थी जैसे कि वे कोई साधारण भोजन कर रहे हों। लेकिन तुम इस सिकारा को ही देखो। अगर मुझे सही से याद है तो वह रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 30 रैंकिंग के आसपास है और उसके हाथ में एक ट्रेजर वाली तलवार भी है। रईस व्यक्ति फाइटिंग आर्ट की इन अंतर्दृष्टि के बारे में कुछ और बताने के लिए तैयार था, तभी उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक से जम गई। स्टेज पर वीर और सिकारा की लड़ाई पहले ही स्टेज के किनारे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वीर ने अपना स्पेयर भाला को तेजी से आगे की ओर फेंका, सिकारा बचने के लिए बगल की ओर हट गया। चूंकि वीर का स्पेयर भाला किसी चीज से नहीं टकराया, इसलिए वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह स्टेज के किनारे पर एक मोटे स्तंभ से नहीं टकराया। उसने अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा से स्पेयर भाला वापस खींच लिया, लेकिन उसी समय एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। वीर के स्पीयर भाले से मारे जाने के बाद वह मोटा पत्थर का स्तंभ ऊपर से नीचे तक एक धमाके के साथ टूट गया। धमाके की आवाज के साथ कई पत्थर के टुकड़े मटर की तरह लुढ़कते हुए नीचे गिरे और अंत में मलबे के एक छोटे से ढेर में बदल गए। यह पत्थर का स्तंभ पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पत्थर के डायनामिट लगाकर फोड़ दिया हो। यह यहाँ क्या हो रहा है? रईस व्यक्ति की आंखें सीधी उसी स्थान को देख रही थीं। उसने एक पल पहले ही साफ देखा था कि वीर का वार इस स्तंभ से नहीं लगा था और उसने सिर्फ अपना स्पेयर भाला वापस खींच लिया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना स्पेयर भाला वापस खींचता, वह स्पीयर भाले ने स्तंभ की सतह पर हल्का सा टच छून हो गया था और इससे वास्तव में 20 फीट ऊंचा पत्थर का स्तंभ कुचले हुए पत्थरों के ढेर में बदल गया था। और सबसे बड़ा टूटा हुआ पत्थर सिर्फ मुक्के के आकार का था। सिर्फ यह रईस व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि सलीम, आशीष, जोफरो और दूसरे गुरुओं समेत वहां मौजूद हर कोई समान रूप से हैरान था। कुछ लोगों ने तो अविश्वास की भावना से अपनी आंखें भी रगड़ ली, यह सोचकर कि उन्होंने कोई भ्रम देखा है। क्या यह सच में स्पीयर भाले की वजह से हुआ था? पत्थर के स्तंभ को कुचलना वास्तव में बहुत आसान था। वहां मौजूद कई गुरुओं और विशेषज्ञों में यह ताकत थी, लेकिन स्पीयर भाले से पत्थर के स्तंभ को कुचलना और सबसे बड़े मलबे के टुकड़े का सिर्फ मुक्के के आकार का होना, वहां मौजूद कोई भी ऐसा नहीं सोच पाया। ऐसा तो जोफरो भी नहीं कर सकता था। हालांकि वह एक तलवार के फ्लैश अटैकों को भेज सकता था और पत्थर के स्तंभ को अलग कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग समान प्रभाव होता था। वास्तव में उसकी तलवार केवल स्पर्श से ऐसा प्रभाव पैदा नहीं कर सकती थी। यहां तक कि सामान्य रूप से स्थिर रहने वाले क्राउन प्रिंस ने भी यह दृश्य देखकर अपना संयम खो दिया था। मास्टर, यह किस तरह का स्पेयर स्किल भाला कौशल है? अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर इन मीम स्टाइल। क्राउन प्रिंस को फाइटिंग आर्ट की एक निश्चित समझ थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसी फाइटिंग टेक्निक नहीं देखी थी। जोफरो ने अपना सिर हिलाया। महाराज, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। जैसे ही कुचले हुए पत्थर का आखिरी टुकड़ा लुढ़कना बंद हुआ, फाइटिंग स्टेज पर पूरा दर्शक समूह चुप हो गया। वे इस दृश्य से चौंक गए और पूरी तरह हिल गए। लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी के विभिन्न मास्टर जैसे सलीम, आशीष और कई अन्य पुराने कल्टीवेटरों ने मलबे के इस ढेर को देखा और उनके दिलों में एक हल्का उभरता हुआ संदेह था। हालांकि यह सही था, लेकिन उन्होंने इस संदेह पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं की। यह टेक्निक क्या ऐसा हो सकता है? सिकारा ने मलबे के इस ढेर को ध्यान से देखा। उसके दाहिने हाथ ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ रखा था और अत्यधिक फोर्स बल के कारण उसकी उंगलियां सफेद होने लगी। बोन ब्रेकिंग फीस्ट, तुमने बोन ब्रेकिंग फीस्ट को सीख लिया है। सिकारा विशेष रूप से वीर द्वारा चुने गई टेक्निकों को देखने के लिए पहले डिपोजिटरी रिसोर्स हॉल में गया था।
अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वीर उसके अटैकों को कैसे रोक पा रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को सीखने और इसे कल्टीवेट करने में कामयाब रहा था। वह अपनी खाली हथेली से कमलेश की कृपाण को पकड़ सकता था और कमलेश को केवल अपने मुके की हवा से ही पीछे धकेलने में कामयाब था क्योंकि उसने इस बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को समझ लिया था। सिकारा को भी अचानक समझ में आ गया कि यह उस तरह की ही स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका वर्णन बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक की जेड स्लिप स्क्रोल पर किया गया था। इसी वजह से उसके अंदरूनी हिस्से अपनी सामान्य लय खो रहे थे और उसके शरीर का सारा खून उल्टी दिशा में बहने के लिए विवश हो गया था। यह वीर बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को कैसे सीख पाया? बोन ब्रेकिंग फीस्ट। वहां मौजूद लोग दंग रह गए। उनमें से ज्यादातर के लिए यह बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक सिर्फ एक अनजान कल्टीवेशन मेथड साधना पद्धति थी। और इतना भद्दा नाम सुनकर यह अनुमान लगाना आसान था कि यह किसी तरह का अद्भुत या शक्तिशाली कल्टीवेशन मेथड नहीं हो सकता है। हालांकि कार्लोवेनिया एकेडमी के शिष्यों के लिए बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक का नाम उनके दिलों में एक भयंकर भूकंप की तरह आया। वीर के प्रसिद्ध होने से पहले अधिकांश लोगों ने इस अधूरे फाइटिंग टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि जब उसने कमलेश को हराया और 10,000 किलिंग एरे के रैंकिंग स्टोन पर 62वीं रैंकिंग वाला शिष्य बन गया तो उसके द्वारा चुने गए कल्टीवेशन मेथड्स और फाइटिंग टेक्निकें भी प्रसिद्ध ही गई। फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक और फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक जैसी फाइटिंग टेक्निक जो आमतौर पर कोई नहीं चाहता था अचानक रातों रात दो सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले मैनुअल बन गए। लेकिन बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को हर किसी के द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। यह असामान्य था कि लोग देखेंगे कि इस कल्टीवेशन मेथड साधना पद्धति में क्या गड़बड़ है। निम्न श्रेणी की अर्थ लेवल कल्टीवेशन मेथड साधना पद्धति। हानि दर 70%। इन दो तथ्यों को देखते हुए वीर की अचानक उभरी ताकत के कट्टर प्रशंसक भी इस मैनुअल को चुनने के लिए इतने मूर्ख नहीं होंगे। बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को केवल निम्न श्रेणी की अर्थ लेवल मैनुअल माना जाता था क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण आरंभिक भाग की कमी थी, इसलिए इसकी रैंक का निर्धारण उस एल्डर द्वारा नहीं किया जा सकता था जो इन कल्टीवेशन विधियों की रैंकिंग की जांच करने के लिए जिम्मेदार था। वास्तव में कोई भी इसकी सही रैंकिंग नहीं जानता था। यह जानना जरूरी था कि कल्टीवेशन विधि जितनी उच्च लेवल की होती है उसका अभ्यास करना उतना ही कठिन होता है। यदि बोन ब्रेकिंग फीस्ट पूर्ण होती तो इसे सिकारा के फॉलिंग स्टार स्लैश और लिमिटलेस सनसेट शाइन की तुलना में कल्टीवेशन करना कहीं अधिक कठिन होता। किसी मोस्टर टैलेंट राक्षसी प्रतिभा की स्वर्ग विरोधी धारणा के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग के चरणों में किसी के लिए भी अर्थ लेवल कल्टीवेशन मेथड का अभ्यास करना एक हास्यास्पद सपना होगा। इससे भी कम यह कल्टीवेशन मेथड अधूरा भी था। न केवल यह अधूरी था बल्कि इसकी शुरुआत भी अधूरी थी। अधिकांश फाइटिंग टेक्निकों के लिए यदि बाद के भाग गायब होते तो शुरुआती भागों का अभ्यास अभी भी किया जा सकता था। लेकिन यदि शुरुआत अधूरी थी तो फाइटिंग टेक्निक का कोई मूल्य नहीं होगा। अन्यथा कार्लोवेनिया वैली सेक्ट संभवतः कार्लोवेनिया एकेडमी के आउटर पवेलियन बाहरी मंडप में बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक जैसे किसी अर्थ लेवल कल्टीवेशन मेथड साधना पद्धति कैसे रख सकती थी। वह स्थान केवल उनके अवांछित बचे हुए कचरे जैसे जेड स्लिप्स के लिए निपटान का साधन था। जिन लोगों ने वीर को बोन ब्रेकिंग फीस्ट चुनते देखा था वे उससे असहमत थे। भले ही वे वीर की ताकत के पागल प्रशंसक थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि वे इस कल्टीवेशन मेथड साधना पद्धति पर मेडिटेशन करने से कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वीर ने इस स्थिति में भी फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण की इस कल्टीवेशन पर भरोसा किया था ताकि इस बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक को सीखा जा सके जिसे कार्लोवेनिया वैली के छिपे हुए और रहस्यमय परमवीर मास्टर भी नहीं समझ पाए थे। क्या यह वास्तव में एक इंसान है? स्काई फॉर्चून किंगडम के पूरे इतिहास में या यहां तक कि ब्लू स्काई कॉन्टिनेंट के पूरे इतिहास में इस वीर के पास अब तक की सबसे भयानक क्षमता थी। यह आदमी यह बस एक स्वर्गीय देवता या शैतानी दानव का पुनर्जन्म था। कोई आश्चर्य नहीं कि वीर ने कुछ ही महीनों में इतनी आश्चर्यजनक प्रगति की थी। इस तरह की ईश्वरीय क्षमता के सामने कोई भी टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति बस तैरते हुए बादल की तरह था, बस कचरे के अलावा कुछ नहीं। 10वें राजकुमार को पहले से ही पता था कि यह बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक किस तरह का कल्टीवेशन मेथड है। उसे अपने अधीनस्थों को इसे समझाने की आवश्यकता नहीं थी। 10वें राजकुमार के पास फाइटिंग आर्ट के पहलुओं में पर्याप्त उपलब्धियां थीं, इसलिए वह जानता था कि इस तरह की टेक्निक को समझने में सक्षम होने का क्या मतलब है। उसने स्टेज पर वीर के रूप की ओर देखा और उसका चेहरा काला पड़ने लगा और वह अधिक उदास और भयानक होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने वीर को कम आंका था। यह युवक वास्तव में इस हद तक भयानक था। 10वें राजकुमार के दिल में एक हल्का सा सोच थी। अगर वह वास्तव में वीर का दुश्मन बन गया और उसके बड़े होने से पहले उसका सफाया करने में असमर्थ रहा तो वीर उसके सिंहासन को छीनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई इस चरण तक पहुंची, जीत या हार पहले से ही लगभग निश्चित हो गई थी। यह संभव था कि अगर वीर इस लड़ाई में सिकारा से हार भी जाता तो उसकी प्रतिष्ठा और भी अधिक शानदार होती। यह पूरी राजधानी में तूफान की तरह फैल जाती।
वीर का सामना करते हुए जो किसी दिव्य प्राणी के पुनर्जन्म की तरह था। भले ही सिकारा का फाइटिंग आर्ट का दिल मजबूत हो, उसने लड़ने का साहस पूरी तरह से खो दिया था। सिकारा जानता था कि भले ही उसने आज वीर को हरा दे, कुछ ही महीनों में यह उलट जाएगा और वह पूरी तरह हार जाएगा। उसने एक ऐसे दुश्मन को परेशान किया था जिसे उसे बिल्कुल भी नहीं भड़काना चाहिए था। उसे मार डालो। सिकारा के दिल में अचानक यह विचार आया। वीर के बड़े होने से पहले उसे मारना उसके लिए बहुत जरूरी था। यही एकमात्र उपाय था। हालांकि कार्लोवेनिया एकेडमी में किसी की हत्या करना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल था। इसके अलावा एक बार जब वे इस अपराध के लिए पकड़े जाते तो चाहे वह कोई भी हो, कार्लोवेनिया एकेडमी बदले में उनकी जान ले लेती। इसके विपरीत अगर उसने किसी लड़ाई के दौरान किसी को मार दिया, भले ही यह कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों का गंभीर और घोर उल्लंघन था, यह मौत के लायक अपराध नहीं था। आखिरकार ऐसे मैचों में जहां दोनों पक्षों की ताकत समान थी, ऐसे मौके आए जो मौत का कारण बन सकते थे। भले ही मुझे सजा दी जाएगी, लेकिन यह भविष्य में वीर से आगे निकल जाने से कहीं बेहतर है। इसके अलावा एक मरा हुआ जीनियस कभी जीनियस नहीं रह पाता। कार्लोवेनिया एकेडमी मुझे किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं मारेगी। 10वें राजकुमार द्वारा गुप्त रूप से मेरी मदद करने के साथ सबसे बुरी बात यह होगी कि मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा या सीमा पर लड़ने और मरने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन सिकारा के लिए निर्वासित होने का अब कोई मतलब नहीं था। एकेडमी से निकाले जाने के लिए हालांकि यह अफसोस की बात थी, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक था जब तक वह वीर को मार सकता था। यह वीर की हत्या करने का उसके पास एकमात्र मौका था, लेकिन क्या उसके पास वास्तव में वीर को मारने की क्षमता थी? अपने दिल में सिकारा को आत्मविश्वास की कमी थी। मेरे पास अभी भी मेरी सबसे मजबूत फाइटिंग टेक्निक है, लेकिन इस फाइटिंग टेक्निक का शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आमतौर पर इसकी पूरी शक्ति का केवल 60% ही प्रदर्शित कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं लापरवाही से खुद को इसकी 100% क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित करता हूं तो मैं अपने मुख्य अंगों और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर मैं अपने जोड़ों को नुकसान पहुंचाता हूं तो उन्हें जोड़ना और फिर से ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, और जब मैं एनर्जी कंडेंसेशन स्तर में ब्रेक थ्रू करना चाहूंगा तो यह एक बड़ी बाधा बन जाएगा। लेकिन अब बहुत ही बुरी स्थिति आ गई है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। सिकारा का चेहरा क्रूरता से चमक उठा क्योंकि उसने अपने शरीर की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसकी सीमा तक एक्टिवेट सक्रिय कर दिया। उसके हाथ में रेड फ्लेयर स्वॉर्ड एक तीखी सनसनाती हुई आवाज निकालने लगी। सिकारा पूरी ताकत का प्रयोग करने वाला है। क्या भयानक स्पिरिचुअल फोर्स बल है। मुझे इतना तो पता है कि बोन पावर इनहेसिंग चरण 5वां चरण में एक फाइटिंग मास्टर के पास भी इतना भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं हो सकती है। जब सभी को एहसास हुआ कि वीर ने अपने ध्यान और उच्च समझ के माध्यम से बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक के रहस्यों को समझ लिया है, तो किसी को भी सिकारा की ताकत पर फिर से संदेह नहीं रहा। जब सभी को एहसास हुआ कि वीर ने अपने ध्यान और उच्च समझ के माध्यम से बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक के रहस्यों को समझ लिया है, तो किसी को भी सिकारा की ताकत पर फिर से संदेह नहीं रहा। सिकारा का वीर जैसा व्यक्ति जो मोस्टर टैलेंट राक्षसी प्रतिभा को अपने पास रखता है के साथ इतने लंबे समय तक लड़ना उसका अपनी असाधारण टेक्निकों में उच्च सफलता का प्रमाण था। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ महसूस किया कि सिकारा से एक भारी किलिंग इंटेंट निकल रहा है। क्या तुम पूरी ताकत से लड़ना चाहते हो? फिर मैं देखता हूं कि तुम पूरी ताकत के साथ क्या कर सकते हो। लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक वीर अपनी क्षमता और रफ्तार को इकट्ठा कर रहा था। भले ही वह हर वार में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वह अपनी गति को बचा रहा था। लगातार चालों का उपयोग करना और गति को बचाना, यह एक लड़ाई में किसी की क्षमता को इकट्ठा करने की कुंजी थी। अब वीर की सारी क्षमता और ताकत डेड स्पेस स्पीयर भाले में चली गई थी। इस आखिरी निश्चित रूप से यह अंतिम और आखिरी खतरनाक वार था। आज की यह लड़ाई मेरे जीवन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। और सिकारा वह मेरे जीवन में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी भी है। कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा के ड्रीम टेस्ट में वह मेरे दिल में दोष का कारण था। आज मैं और सिकारा अपनी सबसे मजबूत चालें चलेंगे और मैं उसे हराकर फाइटिंग आर्ट के अपने दिल और सुदृढ़ करूंगा। वीर जैसे ही भारी कदमों से आगे बढ़ा, उसके नीचे की सख्त फर्श की टाइलें टूट गईं और उड़ते हुए टुकड़ों में बट गईं। वीर का दाहिना हाथ जो सपाट और चिकना था, डेड स्पेयर को पकड़ा हुआ था। यह फाउंडेशन स्पीयर भाला टेक्निक थी, द एनर्जी ब्लास्टर स्पीयर। फिर भी वीर के हाथों में इस तरह की एक सरल मुद्रा भी जोश की असीम भावना पैदा कर रही थी। गहरे बैंगनी रंग का डेड स्पेयर शांत था, जैसे कि यह एक कच्चे लोहे मूर्ति हो। इस भाले के चारों ओर ऊर्जा एक भयानक विस्फोट की ऊर्जा के समान इकट्ठा हो रही थी। यह फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक का गुण है, द एनर्जी ब्लास्टर स्पीयर। हे भगवान, मैं आखिरकार सीनियर डिसाइपल ब्रदर वीर के द एनर्जी ब्लास्टर स्पीयर को फिर से एक क्षण में देख पा रही हूं। वीर से आधे साल छोटी एक छोटी लड़की ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। वह अभी अभी लोअर हॉल में सिफारिश के साथ दाखिल हुई थी। लोअर हॉल में निचले स्तर के कई डिसाइपलों के लिए वीर और उनकी द एनर्जी ब्लास्टर स्पीयर टेक्निक एक किंवदंती बन गई थी।
लोवर हॉल के कई निम्न डिसाइपल एक साधारण परिवार और पृष्ठभूमि से आए थे और उनका मूल्य अल्प था। कार्लोवेनिया एकेडमी में क्योंकि वे सबसे बुनियादी और निम्न डिसाइपल थे, उनके पास चुनने के लिए कोई अच्छी कल्टीवेशन मेथड नहीं थी। हालांकि उन्हें कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपल होने का गौरव और सम्मान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने भविष्य के लिए उच्च आशाएं नहीं रखीं। हालांकि वीर, जो उनकी ही तरह एक साधारण परिवार से आया था, ने यंग सिल्वर हॉल के एक मास्टर कमलेश को हराने के लिए फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उसने सामान्य द एनर्जी ब्लास्ट स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था। यह एक चमत्कार था। वीर के हाथों में सरल सामान्य द एनर्जी ब्लास्ट स्पेयर फाइटिंग टेक्निक एक पहाड़ की तरह शांत और अपरिवर्तनीय हो गई थी। कोई भी शानदार या उत्तम फाइटिंग टेक्निक इस वाले के सामने कुछ भी नहीं थी। 10,000 शक्तियों और टेक्निकों को चकनाचूर करने की एक अकेली ताकत। कार्लोवेनिया एकेडमी में एकमात्र व्यक्ति जो सिकारा के अंतिम प्रहार का विरोध करने के लिए फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक का उपयोग कर सकता था, वह केवल वीर ही हो सकता था। वीर के द एनर्जी ब्लास्ट स्पेयर टेक्निक का प्रयोग करते हुए सिकारा का रंग खतरनाक और क्रूर भावना से भर गया। यह उसके पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट थी। भले ही वीर ने फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल किया हो, वह अपने एक भी बाल को नीचा नहीं देखने देगा। कल्टीवेशन के ऐसे मोस्टर टैलेंट, राक्षसी प्रतिभा को रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ जिसके हाथों में कोई भी कल्टीवेशन मेथड एक दिव्य चमत्कार में बदल सकती थी। हाँ, सिकारा चिल्लाया। उसके ऊपरी शरीर को ढकने वाले रेशमी कपड़े उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनने वाली चमकती हुई आग की लपटों में जलने लगे। उसके कपड़ों के जले हुए टुकड़े फर्श पर उड़ गए। सिकारा ने कागज के पन्ने की तरह अपनी पोशाक को फाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने एक कठोर मस्कुलर ऊपरी शरीर दिखाई देने लगा, लेकिन उस पर एकत्रित स्पिरिचुअल एनर्जी की अधिक मात्रा के कारण उसकी त्वचा एक उग्र दानव की तरह लाल हो गई थी। उसके हाथों में लाल रंग की रेड प्लेयर स्वॉर्ड एक चमकदार जगमगाती हुई ज्वाला से धधक उठी। सिकारा अभी तक अपने शरीर के जोड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले ज्वलंत स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर सका था, लेकिन फिर भी उसका दर्द अनगिनत आज की सुइयों को चुभोने की तरह था जो उसे जकड़े हुए थी। हालांकि इस दर्द ने वास्तव में सिकारा को क्रूरता की उत्तेजना से भर दिया था। मर जाओ। सिकारा का स्थिर शरीर अचानक आसमान में ऊपर की ओर बढ़ गया। हवा में सीटी बजाती लपटें एक साथ मिलकर भयावह ऊर्जा का स्रोत पैदा कर रही थीं। सिकारा ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। उसकी रीढ़ एक खींचे हुए धनुष की तरह मुड़ी हुई थी। सिकारा के चारों ओर अग्नि की ऊर्जा के समान स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगी। यह एक साथ मिलकर रक्त के समान लाल एक स्टोन में बदल गई जो हवा में चुपचाप तैरने लगा। प्यूरिफायर रेड क्रिस्टल। पूरा स्थान एक पल के लिए काला हो गया। इस अजीब रेड स्टोन ने पूरे प्रकाश को निगल लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें न केवल स्पिरिचुअल एनर्जी था बल्कि धधकते सूरज को भी समाहित कर लिया था। सिकारा की हत्या की चाल का सामना करते हुए उस पल वीर का मन पानी की तरह शांत था। बाहरी वातावरण का सारा शोर उसके कानों से गायब हो गया, चाहे वह जलती हुई लपटों की आवाज हो या दर्शकों की जय जयकार और चिल्लाहट। उसकी दृष्टि में उसने केवल सिकारा को देखा। उसके दिल में केवल डेड स्पीयर था। उसकी सारी गति भेदक इंद्रधनुष में एकत्रित हो गई थी। मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी हिंसक रूप से कंपन कर रही थी। वीर ने अपना स्पेयर भाला बाहर निकाला और यह एक पहाड़ को नीचे फेंकने जैसा था। धमाका। वीर का स्पेयर भाला और सिकारा का प्यूरिफायर रेडस्टोन क्रिस्टल एक भयंकर और विनाशकारी तरीके से टकराया। एक जोरदार बहरा करने वाला विस्फोट हुआ जो तूफानी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह था। स्पिरिचुअल एनर्जी की उस तीव्र टक्कर ने एक भयंकर शॉकवेव को जन्म दिया, साथ ही फाइटिंग स्टेज के नष्ट होने के साथ ही का की आवाज भी आई। टाइलों के बड़े बड़े टुकड़े हवा में हर जगह उड़ गए। धम। लाल रंग की लपटों में लिपटा एक व्यक्ति बाहर की ओर उड़ गया और फाइटिंग स्टेज पर एक स्तंभ से जोर से टकराया। टूटने की आवाज के साथ पत्थर का स्तंभ बीच से टूटकर अलग हो गया। यह व्यक्ति सिकारा था। इस समय उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। जीवन या मृत्यु के बारे में कोई भी नहीं बता सकता था। साथ ही वीर भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वह उस भयानक प्रहार के प्रभाव में घायल हो गया था और वह कई दर्जन फीट पीछे की ओर उड़ गया था तथा वह डेड स्पेयर का उपयोग करके हवा में खुद को स्थिर करते हुए भाले के शाफ्ट के सहारे जमीन पर गिर गया। उसका खून उबलने लगा और वह लगभग खून थूकने लगा, लेकिन गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक की दूसरी परत के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को शरीर में घुमाकर वह उसे दबाने में सक्षम था। क्या भयंकर अटैक था। अगर मैंने अपनी गति को इकट्ठा नहीं किया होता और अंतिम प्रहार के लिए इसे अलग रखना नहीं सीखा होता तो बस एक पल पहले की इस चाल ने मुझे हरा दिया होता। सबसे अच्छा मामला यह था कि हम दोनों घायल हो जाते। प्रभाव की बात करें तो मेरी कंपन करने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की सुरक्षा टूट गई और मुझे लगभग खून की खांसी आ गई। यह मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण था जो पावर मसल्स ट्रेनिंग में बड़ी सफलता से मिली थी, अन्यथा उस प्रहार ने मेरे आंतरिक अंगों को घायल कर दिया होता और मुझे गंभीर रूप से चोटिल कर दिया होता। सिकारा की आखिरी चाल पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसने अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया था। इस बार उसकी चोटें हल्की नहीं होंगी।
हाँ बिल्कुल सही, हाँ। एशे के अलावा लपटों के टुकड़े अभी भी जल रहे थे, पूरा दर्शक वर्ग एकदम शांत था। यह फाइट का आखिरी समय था। दो बोन पावर इनहेसिंग चरण के शीर्ष के फाइटिंग मास्टरों के बाच की फाइट भी इतनी तीव्र नहीं सकती थी। सिकारा पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय टैलेंट प्रतिभा को रखता था, लेकिन वीर ने उसे हराने के लिए वास्तव में आधा स्तर ऊपर छलांग लगाई थी। क्या सिकारा मर गया? सिकारा की वह आखिरी चाल बिल्कुल हताश करने वाली थी, जिसमें उसकी जान जोखिम में थी। प्यूरिफायर रेडस्टोन एक ऐसी फाइटिंग टेक्निक नहीं है जिसका उपयोग सिकारा आसानी से कर सकता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। स्पिरिचुअल एनर्जी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से व्यक्ति की कल्टीवेशन को नुकसान होता है। सिकारा के लिए यह मैच जीतने के लिए ऐसा करना उसका जुनून बहुत गहरा है। लेकिन फिर भी सिकारा हार गया। यह वीर वास्तव में भयानक है। वहां कई फाइटिंग मास्टर, उच्च स्तर के कल्टीवेटर और कहीं जनीमानी हस्तियां मौजूद थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा था कि अंतिम लड़ाई कैसे हुई थी। यहां तक कि एकेडमी के कई एल्डर भी मौजूद थे। उन्होंने सिकारा की अंतिम चाल में निहित जानलेवा इरादे को देखा था। मुझे यह अजीब लगता है। भले ही वीर की धारणा अच्छी है, लेकिन उसका फाइटिंग टैलेंट प्रतिभा खराब है। उसके लिए इतनी जल्दी प्रगति करना असंभव होना चाहिए, और फिर भी इन पिछले 2 महीनों में उसकी कल्टीवेशन एक पूरे स्तर से ऊपर आ गई है। यह कैसे संभव है? ऐसा लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वीर ने किसी तरह के फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया है। फाइटिंग इंटेंट वह क्या है? ठीक है, मैंने इसके बारे में केवल सुना है। मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता, लेकिन यह शक्तिशाली होना चाहिए। निम्न स्तरीय लोवर हॉल के 2 डिसाइपल एक अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। हालांकि उनकी बातचीत रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 50 डिसाइपलों में से एक ने सुन ली थी। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। तुमने अभी क्या कहा? फाइटिंग इंटेंट? वीर ने फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया है। ओह हाँ, उस निम्न श्रेणी के डिसाइपल ने घबराहट के भाव से कहा। तुम्हें यह किसने बताया? वह होली पैलेस का डिसाइपल अचानक उत्साहित हो गया। इससे निम्न श्रेणी के डिसाइपल को थोड़ा डर लगा। होली पैलेस के शीर्ष 50 रैंकिंग वाले डिसाइपल देखते हुए उनके लिए दबाव महसूस करना एक सामान्य बात थी। यह बात ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल के संचालक सीनियर डिसाइपल ब्रदर रंजीत ने कही थी। रंजीत? होली पैलेस के डिसाइपल ने सांस रोककर कहा। हालांकि रंजीत एनर्जी कंडेंसेशन स्तर 6 स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह एक ऐरे संचालक था जिसने कई वर्षों तक कार्लोवेनिया एकेडमी में काम किया था। उसका अनुभव बहुत बड़ा था और उसके लिए इतना गलत होना असंभव था। यह वीर वास्तव में एक फाइटिंग इंटेंट को समझने में कामयाब रहा है। एक मोस्टर टैलेंट, राक्षसी प्रतिभा की धारणा, फाइटिंग आर्ट का एक शुद्ध और मजबूत दिल जो बाकी सभी से ऊपर था, और उसके पास एक फाइटिंग इंटेंट भी था। यह बहुत भयानक है। इस समय कार्लोवेनिया एकेडमी के चिकित्सा कर्मियों का एक बेड़ा सिकारा को दवा लगाने के लिए मंच पर जाने लगा। लेकिन वीर पहले ही फाइटिंग स्टेज से नीचे उतर चुका था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही लड़ाई से समाप्त हो चुका थी, और वर्तमान में उसकी लड़ाकू शक्ति कई स्तरों से गिर गई थी। वह शायद एक सामान्य तीसरे चरण के फिजिकल ट्रेनिंग फाइटिंग मास्टर को भी नहीं रोक सकता था। लेकिन फिर भी वीर के शरीर पर एक छिपी हुई आभा थी जो बाहर निकल रही थी। उसकी दुर्जय शक्ति और राक्षसी धारणा के साथ साथ उसने अभी जो प्रदर्शन किया था, उसने उसे देखने वाले लोगों को दबाव का एहसास कराया। यह वह खौफ था जो किसी ताकतवर व्यक्ति को देखकर होता है। जब वीर नीचे उतरा तो आसपास के कई लोग पीछे हट गए। यहां तक कि लंबे समय से मशहूर फाइटिंग मास्टर भी सम्मान के साथ आगे बढ़े। और वे निम्न श्रेणी के डिसाइपल जिन्होंने उन्हें आदर्श माना था, वे और भी कट्टरता के साथ वीर की पूजा करने लगे। मिस्टर वीर, बधाई हो! क्राउन प्रिंस तैमूर दूर से खड़े हुए और गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। उनके शब्दों में सम्मान की सही मात्रा थी। यह वह सम्मान था जो उन्होंने एक ताकतवर व्यक्ति के प्रति दिखाया था और उसकी वर्तमान स्थिति को अनदेखा किया था। क्राउन प्रिंस, आदरणीय क्राउन प्रिंस मिस्टर जोफरो, वीर ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हाँ, छोटे भाई वीर, आपकी प्रगति और भी अधिक आश्चर्यजनक है। जोफरो का दिल कई भावनाओं से भर गया। उसने सोचा था कि उसने पहले से ही वीर की क्षमता का अधिक अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब उसने पाया कि वीर चमत्कार करने के लिए बार बार उसकी अपेक्षाओं को पार करता रहा। मिस्टर वीर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे महल में आइए। मैं आपके स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन करूंगा। तैमूर ने गर्मजोशी से कहा। मिस्टर वीर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे महल में आइए। मैं आपके स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन करूंगा। तैमूर ने गर्मजोशी से कहा। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, इन मीम स्टाइल। वीर ने हल्की सांस ली और कहा, मुझे खेद है क्राउन प्रिंस, लेकिन अभी की लड़ाई में मैंने खुद को बहुत थका दिया है और मुझे खुद को ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे इस लड़ाई में कुछ सामान्य चोटें भी पहुंची है और उन्हें भरने के लिए वापस जाना चाहूंगा। मुझे क्राउन प्रिंस की दयालुता को धन्यवाद के साथ अस्वीकार करता हूं। कुछ दिनों में मैं निश्चित ही और व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आऊंगा। मम्मा, यह भी अच्छा है।
जब मिस्टर वीर मिलने का फैसला करें तो मुझे सूचित करने के लिए एक ध्वनि संचारित करने वाला टोकन भेज दें और मैं धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 10वें राजकुमार शकीर ने दूर से क्राउन प्रिंस और वीर को एक दूसरे से बात करते हुए देखा और उसका चेहरा काला पड़ने लगा। इस क्षण तक शकीर को स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से एक संदेश मिला। महाराज वीर ने क्राउन प्रिंस के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मम्मा, महाराज सिकारा के घाव बहुत गंभीर हैं। हमें मिलेनियम स्टोन मिल्क सहस्त्राब्दी पत्थर दूध का प्रयोग करना होगा, अन्यथा सिकारा की आंतरिक चोटें ऐसे निशान छोड़ जाएंगी जो उसके भविष्य की कल्टीवेशन को प्रभावित करेंगी। सिकारा का इलाज करने वाले चिकित्सा कर्मियों में से एक ने कहा। उसके अंतिम कदम ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के आखिरी खतरे को भी खत्म कर दिया था, उसके शरीर के भीतर क्षति पहुंचाई थी और जोड़ों के उन हिस्सों को नष्ट कर दिया था जो अभी तक विकसित नहीं हुए थे। इसके अलावा वह वीर द्वारा मारा गया था और उड़ गया था। वह किस हद तक घायल हुआ था इसकी कल्पना की जा सकती है। कार्लोवेनिया एकेडमी के चिकित्सा कर्मियों ने स्वाभाविक रूप से उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उपयोग किया, लेकिन इन दवाओं को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता था। 10वें राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जल्दी करें। शुरू में उसे इस बात की आशंका थी कि यह लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिकारा और वीर के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी और इस लड़ाई में कोई भी सामान्य मुक्का नहीं चलेगा, उनमें से किसी एक को गंभीर चोट लगना सामान्य बात होगी। इसलिए वह एक विशेष प्रकार की चमत्कारिक और कीमती दवा लाया जो घावों को ठीक कर सकती थी, जिसे मिलेनियम स्टोन मिल्क कहा जाता है। यह मिलेनियम लाइमस्टोन गुफा में पाया गया था और गुफा की छत पर चटके हुए पत्थर से निकलता था, जिसमें प्राकृतिक ऑरा आफा के साथ साथ स्पिरिचुअल एनर्जी की भी भारी मात्रा होती थी। इस तरल की दवा की एक छोटी शीशी को इकट्ठा करने में 1 दर्जन से अधिक साल लग जाते हैं। प्रत्येक बूंद का मूल्य लगभग 10,000 टोका के सिक्के होता था। यह मिलेनियम स्टोन मिल्क न केवल मृत्यु के करीब पहुंच चुके लोगों को वापस स्वस्थ कर सकता था, बल्कि यह फाइटिंग मास्टरों की कल्टीवेशन के लिए भी फायदेमंद था। 10वें राजकुमार ने मूल रूप से वीर को यह देने की योजना बनाई थी यदि वह अपनी कल्टीवेशन को प्रभावित करने वाली किसी चोट से गंभीर रूप से घायल हो जाता, तब वह वीर के दिल को जीतने के लिए इस मिलेनियम स्टोन मिल्क का उपयोग करता। इस तरह उसे विश्वास था कि वीर मना नहीं करेगा। आखिरकार वीर से दुश्मनी रखने वाला सिकारा था। 10वें राजकुमार के मन में उसके प्रति न तो कटु घृणा थी और न ही शत्रुता। 10वें राजकुमार को पूरा विश्वास था कि मनुष्यों के बीच सबसे मजबूत बंधन दोस्ती, स्नेह या प्रेम जैसी चीजें नहीं हैं, बल्कि केवल व्यक्तिगत लाभ हैं। लेकिन अब जो गंभीर रूप से घायल हो गया था वह सिकारा था। इतना ही नहीं, बल्कि वीर ने एक अभूतपूर्व और मोस्ट परसेप्शन राक्षसी धारणा को प्रदर्शित किया था। इससे 10वें राजकुमार को बहुत भारी सिरदर्द महसूस हुआ। वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वीर से कैसे निपटा जा सकता है। उसकी हत्या करने की उसने हिम्मत नहीं की और न ही कर सका, और जीतना, वह उसे जीत भी नहीं सका। अगर वह वीर के प्रति सद्भावना भी दिखाता है तो वह उसकी दयालुता की सराहना बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अलावा सिकारा के साथ उसकी इस सब के लिए स्थिति मुश्किल थी। अगर वह सिकारा का समर्थन करना जारी रखता तो निस्संदेह वह वीर के सामने एक दुश्मन के रूप में खड़ा रहेगा। यह कुछ ऐसा था जिसे 10वां राजकुमार बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहता था। ब्लू स्काई किंगडम एक ऐसा देश था जो ताकत के इस्तेमाल की वकालत करता था। वीर न केवल अपनी ताकत में सबसे खतरनाक था, बल्कि सभी फाइटिंग मास्टरों की महिमा और प्रतिष्ठा भी अब उसके सामने फीकी पड़ने लगी थी। वह कार्लोवेनिया एकेडमी के भीतर एक सदी में एक बार जन्म लेने वाला टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यह उपाधि एक फाइटिंग मास्टर के लिए बहुत अद्भुत थी। अगर ब्लू स्काई किंगडम के अन्य प्रसिद्ध फाइटिंग मास्टर्स ने देखा कि इस वीर ने क्राउन प्रिंस का साथ देने का निर्णय ले लिया है तो वे किसकी ओर देखेंगे, क्या सोचेंगे? अगर वह सिकारा को त्याग सकता था और उसे वीर के साथ बदल सकता था तो 10वां राजकुमार निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए सहमत होगा। हालांकि मुख्य बात यह थी कि अगर वह सिकारा को त्याग भी देता तो वीर के द्वारा उसकी मदद की कोई संभावना नहीं थी। यह सब विचारों के साथ 10वें राजकुमार के सिर में तेज दर्द होने लगा। इस सिकारा ने सच में उसे बहुत परेशान किया है। क्राउन प्रिंस को विदा देते हुए वीर तुरंत मास्टर मैकाल से मिलने गया। इस बार सिकारा को हराने में मास्टर मैकाल का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उसे मास्टर मैकाल ने पत्तियों को छेदने जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग विधि नहीं सिखाई होती तो उसकी हमले की गति बहुत धीमी होती। वह यह भी नहीं जानता था कि लड़ाई के दौरान अपनी गति को कैसे बचाया जाता है। सिकारा के अंतिम प्रहार पर वह शायद उसे रोक नहीं पाता। यह लड़ाई सच में अन्य डिसाइपलों शिष्यों के लिए प्रेरणादायक थी। मास्टर मैकाल ने लड़ाई की अपनी प्रशंसा पर कोई पछतावा नहीं किया। मास्टर की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। हाँ, यह मेरी शिक्षाओं के कारण नहीं है। यदि तुम्हारे पास कोई दूसरा मास्टर होता तो भी तुम जीत सकते थे। मैंने सुना है कि आपके पास कुछ नई समझ है। मम्मा, फाइटिंग आर्ट के दिल के बारे में। अच्छा, आज आपके परिणाम फाइटिंग आर्ट के दिल के लिए आवश्यक हैं। जल्दी करो और उन पर विचार करने के लिए वापस जाओ। यहाँ मेरे साथ इसके बारे में बेकार की बातें मत करो। ठीक है तो मास्टर, तो मैं चलता हूँ।
वीर के जाने के बाद फाइटिंग स्टेज पर एकत्रित लोग तितर-बितर होने लगे। कुछ फाइटिंग मास्टर उत्साह के साथ लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। पत्थर के स्तंभ पर उस एक भाले के स्पर्श ने उस 20 फीट ऊंचे पत्थर के स्तंभ को ऊपर से नीचे तक छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल दिया था। और फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक ने प्यूरीफायर रेडस्टोन टेक्निक को खत्म करने में कामयाबी हासिल की थी। ये दृश्य यहाँ पर उपस्थित सभी सामान्य ग्रेड के फाइटिंग मास्टरों को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त थे। तीसरे चरण में बड़ी सफलता के साथ इसने एक बोन पावर इनहेसिंग चरण, पांचवा चरण में किसी व्यक्ति की ताकत के बराबर ताकत प्रदर्शित की थी। अगर वीर बोन पावर इनहेसिंग पांचवें चरण की ऊपरी सीमा तक पहुंच गया तो फिर क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अभी केवल 15 वर्ष का था। इसे कार्लोवेनिया एकेडमी में आए केवल 2 महीने ही हुए थे। इससे पहले वीर एक साधारण परिवार का एक मामूली डिसाइपल माना जा सकता था और उसके पास संभवतः उपयोग करने के लिए बहुत सारे संसाधन नहीं थे। अगर उसके पास कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रमुख कल्टीवेशन विधियां और संसाधन होते तो उसकी उपलब्धियां अकल्पनीय होती। अगर वह इसी दर से और आगे बढ़ पाता है तो यह वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। पहले ऐसे कई लोग थे जिन्होंने वीर पर ध्यान दिया था। आखिरकार वह प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाला डिसाइपल शिष्य था। लेकिन उस समय उनमें से अधिकांश ने सोचा था कि यह केवल इसलिए था क्योंकि वीर की किस्मत अच्छी थी और वह कुछ मूल्यवान सामग्री खाने में कामयाब रहा था। लेकिन अब वे जानते थे कि वीर में एक मोस्टर जैसी क्षमताएं थी। वह अर्थ लेवल कल्टीवेशन मेथड की ट्रेनिंग अपनी सामान्य ग्रेड 3 के फाइटिंग टैलेंट और तीसरे स्तर की शुरुआती कल्टीवेशन के साथ की थी और इसके अलावा वह कल्टीवेशन मेथड अधूरा था। वीर के ऐसे टैलेंट प्रतिभा के साथ और छठी कक्षा के टैलेंट प्रतिभा को रखने वाली मानिका के साथ यह पीढ़ी ब्लू स्काई किंगडम के फाइटिंग इतिहास में सबसे अद्भुत पीढ़ी हो सकती है। फाइटिंग मास्टर उत्साहित थे, लेकिन वे महानुभाव और कुलीन व्यक्ति इस बात से अधिक चिंतित थे कि वीर राजनीतिक रूप से किस तरह का प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वीर का उदय सभी फाइटिंग मास्टरों के सम्राट के रूप में होगा। सुपर मास्टर बनना केवल समय की बात थी, और एक सुपर मास्टर का ब्लू स्काई किंगडम के भीतर बहुत अधिक वजन और प्रभाव होता था। उदाहरण के लिए जोफरो फाइटिंग क्वार्टर का एक उच्च अधिकारी था और साथ ही वह क्राउन प्रिंस का शिक्षक भी था। ब्लू स्काई सिटी के भीतर उसका एक उच्च और सम्माननीय दर्जा था। यहाँ तक कि अगर सम्राट जोफरो को देखता भी तो उसे उसके साथ एक निश्चित मात्रा में सम्मान के साथ पेश आना पड़ता। न केवल जोफरो को झुकने की जरूरत नहीं थी बल्कि उसे बैठने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि एक महावीर मास्टर के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल शाही सेना को मारने की ताकत या शक्ति नहीं थी, फिर भी वे बिना किसी प्रतिरोध के किलेबंद जगहों में अंदर बाहर जा सकते थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर रॉयल पैलेस में एक महावीर मास्टर नहीं होता तो सम्राट मौत से दूर नहीं होता। राष्ट्रों के बीच लगातार युद्धों के कारण यह संभव था कि सम्राट की हत्या दुश्मन मास्टरों द्वारा कर दी जाती। वीर के भविष्य में इस तरह के एक अद्भुत चरित्र बनने की बहुत संभावना थी। यह ऐसा व्यक्ति था जिसे सभी उपस्थित कुलीन और रानीतिक लोगों को लुभाना और उसका पक्ष लेना था। वास्तव में उनमें से कई पहले से ही गणना कर रहे थे कि वीर के प्रति सद्भावना कैसे दिखाई जाए। जैसे ही सभी फाइटिंग स्टेज से चले गए, लड़ाई की खबर तेजी से फैलने लगी। वीर न केवल ब्लू स्काई सिटी का सबसे चमकदार और शानदार सितारा बन गया, बल्कि इस तरह की खबर पहले ही पूरे देश में फैल चुकी थी कि एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति जो केवल कार्लोवेनिया एकेडमी में एक सदी में एक बार देखा जाता है, भविष्य के ब्लू स्काई किंगडम के नंबर 1 मास्टर, और इस तरह के अन्य प्रशंसाओं के साथ वीर पर सभी तरह के सम्मानीय शब्दों और प्रसिद्धि की आभा केंद्रित थी। 15 साल की उम्र में कार्लोवेनिया एकेडमी के स्वर्गीय निवास की शीर्ष 30 रैंकिंग में प्रवेश किया। फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण की कल्टीवेशन बोन पावर इनहेसिंग चरण, 5वां चरण में एक फाइटिंग मास्टर के बराबर ताकत के साथ खुद से एक अधूरी अर्थ लेवल फाइटिंग टेक्निक को समझा और अपने स्पेस स्किल भाला कौशल के साथ इसे मिलाने में सक्षम हो गया था। यह भी बताया गया कि वीर ने अत्यंत दुर्लभ फाइटिंग इंटेंट को समझ लिया था। इनमें से प्रत्येक उपलब्धि को अपने आप में किंवदंती कहावत माना जा सकता है, लेकिन वीर ने वास्तव में इन सभी किंवदंतियों को अपने आप में इकट्ठा किया था। वह ब्लू स्काई किंगडम की फाइटिंग आर्ट की दुनिया में शक्ति के शिखर पर था। स्थानीय कहानीकार वीर के प्रसिद्ध इतिहास को अपनी कहानियों में लिखने लगे थे। इन कहानियों में कहानीकार प्रचार बढ़ाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण देने लगे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब वीर का जन्म हुआ तो आसमान में सूर्यास्त के समान पूरी तरह लाल चमक छा गई थी। वह 7 साल का था जब वह एक बाघ का शिकार करने के लिए 1000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया था। जब वह 9 साल का था तो वह शार्क को मारने के लिए समुद्र में कूद गया था। हालांकि इन सभी कहानियों को हास्यास्पद रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन दर्शकों ने उत्साह के साथ सुना। आखिरकार कहानी सुनाने जैसी चीजें स्वाभाविक रूप से अधिक अतिरंजित होती हैं और लोगों को एक नया एहसास देती हैं। अचानक वीर अनगिनत युवा फाइटिंग मास्टरों के बीच आदर्श बन गया था, खासकर उन लोगों के बीच जो उनके जैसे साधारण परिवार से आए थे।
किसने कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते? वीर उनके लिए एक आदर्श था, वीर उनका लक्ष्य था। और ग्रीन सिटी में जैसे ही ध्वनि संचारित करने वाले ताबीज द्वारा माही परिवार तक खबर पहुंची, माही परिवार के सभी लोग उत्साह से भर गए। ब्लू स्काई किंगडम में परिवार के सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता था। लीडरों, नायकों और मास्टरों का परिवार भले ही पतन की ओर अग्रसर हो, दुनिया भर में सम्मान पाता है। उदाहरण के लिए मार्शल जेस्टो का शाही साक्य परिवार। कई 100 साल बाद भी अगर साक्य परिवार पतन की ओर अग्रसर होता तो भी वह एक ऐसे परिवार होता जिसने एक प्राचीन नायक को जन्म दिया था और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की नसों में एक महान नायक का खून बहता। माही परिवार भी ऐसा ही था। ऐसा कोई परिवार नहीं था जो यह न चाहता हो कि उनके परिवार में ऐसा दिन आए जब उनका परिवार उनके हाथों से फल फूले। इससे पहले वीर ने कार्लोवेनिया एकेडमी में नए डिसाइपलों शिष्यों में प्रथम स्थान की उपाधि प्राप्त की थी और यह पहले से ही एक बड़ा सम्मान। माही परिवार भी ऐसा ही था। ऐसा कोई परिवार नहीं था जो यह न चाहता हो कि उनके परिवार में ऐसा दिन आए जब उनका परिवार उनके हाथों से फल फूले। इससे पहले वीर ने कार्लोवेनिया एकेडमी में नए डिसाइपलों शिष्यों में प्रथम स्थान की उपाधि प्राप्त की थी और यह पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। यह उन विद्वानों की तरह था जो जाकर सरकार में एक अधिकारी बन जाते हैं, अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाते हैं। हालांकि वीर ने जो चमत्कार किया था उसकी तुलना में कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा का नंबर 1 शिष्य की यह प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं थी। कार्लोवेनिया एकेडमी में पिछले 100 वर्षों के इतिहास में न देखा गया अद्वितीय टैलेंट, प्रतिभा को रखने वाला व्यक्ति होने के साथ साथ अन्य गौरवशाली उपाधियां माही परिवार को ब्लू स्काई किंगडम के इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए पर्याप्त थीं। यदि वीर भविष्य में किंवदंती बन गया तो माही परिवार भी एक महान योद्धा का परिवार बन जाएगा और दुनिया उनकी प्रशंसा करेगी। इससे भी अधिक सम्मान और स्वाभिमान की बात थी कि जिसे वीर ने हराया था वह शाह परिवार का नंबर 1 टैलेंट, प्रतिभा वाला व्यक्ति सिकारा था। इसने माही परिवार को, जिसे लगातार शाह परिवार द्वारा दबाया गया था, गर्व और प्रसन्नता का अनुभव कराया। उसी दिन माही परिवार में हर जगह लालटेन और झगमगाती हुई बत्तियों से सजावट की गई थी। उन्होंने सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हुए एक बड़ा भोज आयोजित किया और जश्न मनाया। यह माही परिवार के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। माही परिवार के मुखिया ने धूप बत्ती जलाई और पूर्वजों से प्रार्थना की। ये सभी उत्सव और समारोह नए साल के जश्न से कहीं अधिक भव्य और अद्भुत थे। माही परिवार के सभी नौकरों को पैसों से भरा एक भारी लाल पैकेज मिला। माही परिवार से जमीन किराए पर लेने वाले चावल के किसानों को 3 साल के लिए किराए से छूट दी गई थी। ये लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्हें माही परिवार से ऐसे शानदार उपहार क्यों मिले। वीर का नाम पहले ही पूरे ग्रीन शहर में फैल चुका था। अल्पविराम। इस समय वीर कार्लोवेनिया एकेडमी में एक सी रिंग प्लेटफॉर्म, ड्रीम टेस्ट वाला प्लेटफॉर्म पर ध्यान कर रहा था। वह बाहर होने वाली हर चीज से अनजान था क्योंकि वह फाइटिंग आर्ट के अपने दिल में होने वाली उद्भव भावना को समझने में डूबा हुआ था। जब उसने सिकारा के साथ युद्ध किया था तो वीर की फाइटिंग आर्ट में थोड़ी सुधार हुआ था। ब्लू स्काई सिटी में वीर की वर्तमान प्रसिद्धि के साथ कई प्रमुख शक्तियां थीं जो वीर के प्रति अपनी सद्भावना दिखाना चाहती थीं। हालांकि कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों और रीति रिवाजों के कारण वे वीर की कल्टीवेशन के बीच में तब तक बाधा नहीं बन सकते थे जब तक कि वह एकेडमी को न छोड़ दे या अपनी मर्जी के अनुसार उनसे संपर्क न करें। इस प्लेटफॉर्म के नीचे झील शांत और गहरे हरे रंग की थी, मानो वह एक विशाल तरल और सपाट पन्ना हो। जून की शरद ऋतु का अंत हो चुका था, इसलिए झील के चारों ओर ताड़ और शीशम के पेड़ों की पंक्तियां पहले से ही सूखी सुनहरी पीली हो चुकी थीं। जैसे ही झील की सतह पर हल्की शरद ऋतु की हवा बही, पत्तियां हवा में एक सुनहरे पतंगे की तरह घूम गईं और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर फड़फड़ाते हुए गिरने लगीं। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि झील में एक भी पत्ता नहीं गिरा। वीर सी रिंग प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लेग्स करके बैठा था। यह प्लेटफॉर्म भ्रामक जादुई एरे के समान ही जादुई प्रतीकों के बना हुआ था, जिसका उपयोग प्रवेश परीक्षा के ड्रीम ट्रायल में किया गया था। यह केवल वसंत और पतझड़ की शुरुआत के दौरान ही खुला रहता था जब 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं। हालांकि अब पतझड़ की शुरुआत नहीं थी, इसलिए इसे एकेडमी के डिसाइपलों शिष्यों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। हालांकि वीर की स्थिति अब विशेष थी, इसलिए उसे विशेष रूप से फाइटिंग आर्ट का प्रशिक्षण लेने और अपने दिल को महसूस करने की अनुमति दी गई थी। कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा के दौरान जब वीर सी रिंग प्लेटफॉर्म के सपनों की दुनिया में था तो उसने पाया कि ड्रीम टेस्ट के इच्छा वाले ट्रायल दौर के दौरान उसके दिल में एक दोष था। इच्छा वाले टेस्ट में वीर ने 10 साल बड़ी 25 वर्ष की रवीना को देखा था। वह बेहद खूबसूरत थी और मधुर गाना गुनगुना रही थी। वह अपने बच्चे को सुलाने के लिए मना रही थी। जब वीर ने यह दृश्य देखा तो वह लगभग भ्रम में खो गया था। वीर जानता था कि अब उसका रवीना से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि जब वह भविष्य में फाइटिंग आर्ट के शिखर का पीछा करेगा तो भी उसका रास्ता रवीना से नहीं मिलेगा। लेकिन रवीना का विश्वासघात अभी भी उसके दिल में एक गांठ बन गया था। यह तथाकथित गांठ दिल में एक जगह थी जिसे दिमाग कभी समझ नहीं सकता था।
एक फाइटिंग मास्टर की यात्रा में उन्होंने न केवल अपने शरीर की कल्टीवेशन की बल्कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग की भी कल्टीवेशन की और इन्हें सुदृढ़ बनाया। उन्हें खुद को फाइटिंग आर्ट के प्रति सच्चा बना रहना था और अपनी इच्छाओं का पालन करना था, चाहे वह प्यार हो या नफरत। अन्यथा क्या फाइटिंग आर्ट का मतलब था? अगर उन्होंने खुद को कल्टीवेशन करने के लिए यातना दी और दिन रात फाइटिंग आर्ट का अभ्यास किया, लेकिन यदि उन्होंने एक ही समय में उजाड़ और अकेलापन महसूस किया तथा फिर भी उन्हें जीवन में सब कुछ धैर्यपूर्वक सहना पड़ा, साथ ही उन्हें अनगिनत अपमान सहने पड़े, तो फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करने का क्या मतलब था? एक सामान्य आम व्यक्ति क्यों नहीं बन गया? आखिर वो भी यह सब अपनी जिंदगी में देखता है। एक फाइटिंग मास्टर का दिल गर्व से भरा होता है। वे किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता या लड़ाई को हारने जैसी चीजों को अपने दिल में नहीं रखते। ऐसी चीजें उनके महत्वपूर्ण विचारों और दिलों को निराश नहीं कर सकती थीं। हालांकि कुछ चीजें थीं जो निराश कर सकती थीं, जैसे कि जब रवीना ने वीर को धोखा दिया और सिकारा का पीछा किया। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कार्य ने वीर के शुद्ध हृदय को बुरी तरह प्रभावित किया था, और चाहे उसका फाइटिंग आर्ट का हृदय कितना भी मजबूत और स्पष्ट क्यों न हो, यह अनिवार्य रूप से हृदय में एक गांठ छोड़ जाएगा। यही वह बात थी जिसे आम लोग आत्मा का उल्लेख करते समय कहते थे। जब तक आत्मा शांत होती है तब तक उनके विचार स्पष्ट और मन में सहजता होगी। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार बाधित नहीं होगा और उनकी आत्मा और शरीर आसानी से एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। दूसरी ओर यदि उनकी आत्मा खराब होती तो उनका मन अवरुद्ध हो जाएगा और वे उदास हो जाएंगे। न केवल उनका स्पिरिचुअल एनर्जी गति नहीं करेगी, बल्कि यह उनके शरीर में फंस जाएगी और एक क्रोध में बदल जाएगी जो मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर हमला करेगा। न केवल वे कल्टीवेशन करने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि वे अपने स्वयं के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यदि उनका अभिमानी हृदय बहुत कठोर होगा तो वे पागल भी हो सकते थे। यदि उनके विचार धुंधले होते हैं और उनका हृदय असहज है तो एक फाइटिंग मास्टर की कल्टीवेशन को आसानी से रुक सकती है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर ब्रेक थ्रू करने के दौरान दिल की यह गांठ एक राक्षस में बदल जाती है जो उनके दिलों को परेशान करती है। इससे फाइटिंग मास्टर असफल हो जाता था और अंततः एक बेवकूफ में बदलने से पहले हमेशा के लिए अपने जुनून को खो देता है और गम में डूब जाता था। इस गांठ को साफ करने का केवल एक ही उपाय था, और वह था गांठ को नष्ट करने और दिल में बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना। उनका दिमाग साफ हो जाएगा, उनकी सांसें सुचारू होंगी और स्पिरिचुअल एनर्जी आसानी से शरीर के प्रत्येक कोने में बहेगी। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता की तरह सिकारा को वीर ने हरा दिया था। उसने अपनी गरिमा खो दी थी और उसे गंभीर चोट भी लगी थी। उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे और यह एनर्जी कंडेंसेशन स्तर में प्रवेश करने के उसके भविष्य के प्रयासों को प्रभावित करेगा। उस घटना के कारण सिकारा का फाइटिंग आर्ट का अभिमानी और अहंकारी हृदय बुरी तरह से निराश हो गया। भले ही वह खड़ा होकर अपना अभिमान वापस पाना चाहता था, लेकिन वीर को मारने के लिए हथियारे को काम पर रखना बेकार था। उसे एक दिन वीर को हराने और अपने दिल में इन राक्षसों पर काबू पाने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहना था। हालांकि यह सिकारा के लिए पहले से ही असंभव था। न केवल उसे एक गंभीर घाव का अनुभव हुआ जो उसके भविष्य की कल्टीवेशन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, बल्कि भले ही वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, बाद में उसके और वीर के बीच असमानता और बढ़ जाएगी। इसके विपरीत वीर ने सिकारा को उसकी सबसे मजबूत अवस्था में हराया था और उसके दिल में इस गांठ को उत्पन्न कर दिया था। फाइटिंग आर्ट का उसका हृदय फिर से एक स्थिति तक बेहतर हो सकता है, लेकिन वह एक पूर्ण स्तर प्राप्त नहीं कर सकेगा। फिलहाल वीर को अपने दिल की उस गांठ को मिटाना था, और वह इस कार्य को जितना अधिक जल्दी कर लेगा उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। वह अपने दिल की पूर्ण विकसित स्थिति को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, और इसी कारण वह आज ड्रीम टेस्ट दे रहा है। अब तक ड्रीम टेस्ट को पास करने में लगने वाला समय फिर से कम हो गया। इस बार इसमें केवल आधी अगरबत्ती के बराबर समय लिया। इस बार उसे सलीम के द्वारा लिए गए समय से आधे समय की ही जरूरत पड़ी थी। जब वह फाइटिंग आर्ट के सपनों की दुनिया से जागा तो उसने अपनी आंखें बंद की और याद किया कि उसने पास इच्छा टेस्ट वाले भाग में क्या अनुभव किया था। वीर के गालों का रंग अजीब था। वह अब रवीना के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि इसके बजाय मानिका के बारे में सोच रहा था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इन मीम स्टाइल। इतना ही नहीं, उसने कई लड़कियों के बारे में भी सपने देखे थे जिनके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, युवा इंस्क्रिप्शन प्रतीक वाली लड़की सोनिया, जिससे वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में मिला था। चालाक, सुंदर और पूरी तरह से अनुचित बड़ी बहन निशा भी थी, जिससे वह गिटार विभाग में मिला था जब वह सामग्री देख रहा था। हालांकि जैसे ही ये दोनों लड़कियां वीर के सपनों की दुनिया में दिखाई दी, वे तुरंत गायब हो गईं। वीर अब जानता था कि पास ऑफ डिजायर में जरूरी नहीं कि वे महिलाएं दिखाई दे जो उसे उसके दिल में पसंद हो, बल्कि वे भी दिखाई दे सकती है जो उसके दिल में छिपी इच्छा को जगाने में सक्षम हो। इच्छा में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि वासना भी शामिल थी। मनुष्य का स्वभाव पशु जैसा था। पशु का अस्तित्व केवल दो उद्देश्यों के लिए था, एक जीवित रहना, दूसरा संतानोत्पत्ति करना। जीवित रहना, खाना और प्रजनन करना, यही वासना थी। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में बताया गया था कि मनुष्य का मुख्य स्वभाव भोजन और हवस है।
यह प्रवृत्ति हर जीवित मनुष्य की हड्डियों से लेकर पूरे शरीर में अंकित होती है। इसलिए हृदय ने संभावित इच्छाओं की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित कर ली थी। कुछ इच्छाएं नैतिकता के अपने सत्य और धर्म द्वारा दबा दी गई थीं। इच्छा का मार्ग हृदय की इन अनंत वासनाओं को खोजने और उन्हें बढ़ाने में सक्षम था और अंततः किसी को उनके अंदर खो जाने का कारण बन जाता था। जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक कोई भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी कोई इच्छा या अभिलाषा न हो। कई फाइटिंग मास्टर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए फाइटिंग आर्ट का अभ्यास करते थे। क्योंकि वे इस लक्ष्य की ओर प्रयास करते थे, उनकी फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन हर दिन 10,000 मील की छलांग लगाती थी। हालांकि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन की उनकी शक्ति गिर जाती थी। फाइटिंग आर्ट के मार्ग पर चलने वाले कुछ ऋषि थे जिन्होंने वासना के मार्ग पर काबू पाने के लिए खुद को नपुंसक भी कर लिया था। कुछ अद्भुत और प्राचीन टेक्निक मैनुअल थे जिनके परिचय और उद्देश्य में लिखा था, इस टेक्निक को सीखने के लिए व्यक्ति को पहले खुद को नपुंसक करना चाहिए, इत्यादि। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन कल्टीवेशन मेथड्स, साधना विधियों के बड़े सफलता चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें वासना के मार्ग पर काबू पाना था। लेकिन अगर उनके दिल में कोई वासना थी तो ये इच्छा रूप राक्षस उन पर हावी हो जाते और वे सुंदर सपनों की दुनिया में एक बेकार मूर्ख बनकर नष्ट हो जाते। इन कारणों से महल के कुछ नपुंसकों ने फाइटिंग आर्ट की कल्टीवेशन करते समय तेजी से उन्नति की। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनमें वासना की इच्छा नहीं थी और उनकी ऊर्जा उनके शरीर में बंद हो जाती थी और शक्ति और स्पिरिचुअल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती थी। वीर इन कारणों से अवगत था और वासना के मार्ग में दृढ़ नहीं रहा। आखिरकार प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसा कोई फाइटिंग मास्टर नहीं हुआ जिसके दिल में फाइटिंग आर्ट का एक छोटा सा दोष भी न हो। जैसे ही वह सी रिंग प्लेटफॉर्म पर शांति से ध्यान कर रहा था, वीर ने गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक का प्रयोग किया और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे शरीर में घुमाया और जल्दी से ईथर फाइटिंग इंटेंट अवस्था में प्रवेश किया। उसका शरीर बेहोशी की स्थिति में चला गया और वीर के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रसारित होने लगी। इसकी गति तेज और तेज होने लगी, जो अधिक से अधिक परिपूर्ण ऊर्जा की नदियों के समान आगे बढ़ रही थी। वीर एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवाहित होती गई, यह पहले की तुलना में बहुत तेज भी थी। वीर अवर्णनीय अतुलनीय रूप से खुश था। फाइटिंग आर्ट के अपने दिल में सुधार के कारण उसका फाइटिंग इंटेंट भी एक स्तर ऊपर चला गया था और कल्टीवेशन की गति और भी बढ़ गई थी। इस तरह वह गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के दूसरे स्तर की छोटी सफलता तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं था। नोट, किसी भी स्तर को 3 सफलताओं में बांटा जाता है: छोटी सफलता, बड़ी सफलता और परफेक्ट चरण। फिजिकल ट्रेनिंग के स्तरों में परफेक्ट चरण पर पहुंचने के बाद व्यक्ति अगले स्तर में ब्रेक थ्रू करता है। इसी प्रकार किसी टेक्निक के परफेक्ट चरण में पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति इस टेक्निक के लगभग सभी भागों को सीख चुका होता है। एक सांस के साथ वीर ने अपन आर स्पिरिचुअल एनर्जी को 3 घंटे तक अपने आप घूमने दिया। अंत में वीर ने अपनी आंखें खोलीं। दिन ढल रहा था। उसे अचानक क्राउन प्रिंस के निमंत्रण की याद आई, इसलिए उसने एक ध्वनि संचारित करने वाला टोकन निकाला और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसे जोफरो को भेज दिया। ब्लू स्काई सिटी, क्राउन प्रिंस का महल। इस समय सूरज बस डूब चुका था और क्राउन प्रिंस के महल के सामने का दरवाजा विभिन्न रंगों के फूलों की सजावट से ढका हुआ था। शानदार घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों की एक लंबी कतार बनी हुई थी। ब्लू स्काई सिटी की सभी हस्तियां और महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने शानदार परिधानों में क्राउन प्रिंस के महल में एकत्रित हुए थे। फर्श पर सैकड़ों मीटर लंबा लाल कालीन बिछा हुआ था और सैकड़ों खूबसूरत नौकरानियां भी थीं जो बढ़िया भोजन, जलपान और फल लेकर घूम रही थीं, जिन्हें वे असंख्य आगंतुकों के बीच ले जा रही थीं। हर हॉल के हर कोने में शानदार और चंचल संगीत बह रहा था। आज क्राउन प्रिंस तैमूर ने अपने महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया था। हालांकि क्राउन प्रिंस ने कहा था कि यह केवल एक साधारण सभा थी, लेकिन समझदार नजर वाले सभी लोग जानते थे कि इस भोज का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस भोज का मुख्य अतिथि उभरता सितारा वीर था जो पूरे ब्लू स्काई सिटी में चर्चा में था। इस भोज के लिए क्राउन प्रिंस के महल ने सावधानीपूर्वक तैयारी और सफाई की थी। बगीचे को भी अच्छे तरीके से सजाया गया था और नीले पत्थर की टाइल का फर्श बेदाग था, जैसे कि इसे अभी अभी साफ किया गया हो। यह उज्ज्वल और आकर्षक था। महल ने फव्वारे के गुच्छों के लिए भी साफ पानी से भर दिया था। रात के आसमान में चांद की चांदनी में नीचे नीला पानी चमक रहा था, जैसे कि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। यह वास्तव में सुंदर था। दक्षिणी मार्शल वारियर आ चुके हैं। जैसे ही हेरल्ड आगंतुकों के आने की घोषणा करने वाला व्यक्ति ने यह घोषणा की, एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी ब्रोकेड गाउन, विशिष्ट पोशाक पहने अपने साथियों के साथ क्राउन प्रिंस के महल के मुख्य हॉल में चला आया। हालांकि यह आदमी फूला हुआ और मोटा लग रहा था, लेकिन उसके कदम स्थिर थे और उसकी सांसें भी एक जैसी थीं। उसकी सुस्त निगाहें कभी भी ऐसा एहसास कराती थीं कि उसे देखने वालों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी। यह अधेड़ उम्र का आदमी ब्लू स्काई किंगडम के 10 महान जनरलों में से एक था, दक्षिणी मार्शल वॉरियर। ब्लू स्काई किंगडम में कुल मिलाकर कई दर्जन जनरल थे।
हालांकि जिनके पास अपनी हथेली में असली ताकत और अधिकार था और सेना के भीतर बहुत प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी थी, वे केवल 10 लोग थे। इन 10 लोगों को महान उपाधियां दी गईं। दक्षिणी मार्शल वारियर इन 10 में सबसे कम उम्र का था। इस साल वह 69 साल का था। दक्षिणी मार्शल वारियर वह भी आया है। तैमूर ने यह घोषणा सुनी और उसके दिल में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि उसने दक्षिणी मार्शल वारियर को निमंत्रण दिया था, लेकिन वास्तव में यह केवल अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन था। उन्हें सच में विश्वास नहीं था कि दक्षिणी मार्शल वारियर इस भोज में शामिल होने के लिए आएंगे। यद्यपि तैमूर नाम से क्राउन प्रिंस था, लेकिन एक अधिकारी के रूप में उसकी शक्ति और प्रभाव 10वें राजकुमार शकीर से बहुत कम था। जब वृद्ध सम्राट की मृत्यु हो जाएगी और सिंहासन बदल जाएगा तो यह अज्ञात था कि सिंहासन किसके हाथों में जाएगा। यह समय की महत्वपूर्ण अवधि थी जब लोग चुनते थे कि किसका समर्थन करना है। यदि वे सही व्यक्ति को चुनते हैं तो उनका पूरा जीवन धन और सफलता से भरा होगा, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ वे नरक के यातनाओं के झेलेंगे और जल्द ही इनका उद्धार हो जाएगा। हालांकि उन लोगों के सच्चे दृष्टिकोण रहस्य के समान थे। दोनों राजकुमारों के पास ज्यादातर अपने भरोसेमंद अधीनस्थ थे या सिकारा की तरह थे और उनके परिवार द्वारा 10वें राजकुमार से अटूट रूप से बंधे हुए थे। अधिकांश अन्य लोगों के पास पहले से ही इस संघर्ष से बचने और उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त स्थिति थी। वे पहले ही अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ चुके थे और उन्हें अपनी किस्मत चमकाने के लिए सिंहासन परिवर्तन के खेल में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। उदारवादी रुख अपनाना और किसी भी पार्टी का पक्ष न लेना सबसे समझदारी भरा विकल्प था। चाहे कोई भी शीर्ष पर आए, उनकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेना के मामले में तो ऐसा ही था। पुराने समय से ही अगर सेना सिंहासन की लड़ाई में हस्तक्षेप करती थी तो यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला बन जाता था। इसलिए 10 महान सेनापति आमतौर पर राजकुमारों द्वारा आयोजित भोज में शामिल नहीं होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भोज में जासूस होते थे जो उनके बारे में रिपोर्ट करते थे। हालांकि 10वें राजकुमार ने यह नहीं मान सकता था कि भोज में शामिल होने वाले सभी लोग क्राउन प्रिंस के पक्षधर थे, लेकिन वह इन लोगों को याद रखेगा। भविष्य में अगर वह संघर्ष जीत गया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया, भले ही ये लोग हस्तक्षेप न करें, वह सिंहासन पर बैठने के बाद उन पर भरोसा नहीं करेगा। सम्राट के शाही दरबारी होने के लिए सीमित संख्या में पद थे। महान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या असीमित होगी। कौन इन भारी जिम्मेदारियों को अपने भरोसेमंद अधीनस्थों को नहीं सौंपेगा? इसलिए आज दक्षिणी मार्शल वारियर का आना तैमूर के लिए वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि क्राउन प्रिंस जानता था कि आज दक्षिणी मार्शल वारियर के आने का कारण ज्यादातर वीर था। वह वीर से मिलना चाहता था और उसे जानना चाहता था। दक्षिणी मार्शल वारियर भी कभी कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपल शिष्य था। जब वह युवा था तो उसे फाइटिंग स्टोन के रूप में भी जाना जाता था। वह निश्चित रूप से वीर जैसे किसी व्यक्ति को जानना चाहेगा। यह वीर वह बड़ा नहीं हुआ है और फिर भी पहले से ही इतने उच्च स्तर के व्यक्तियों के लिए आकर्षण का स्रोत बन गया है। अगर वह मेरी मदद करने को तैयार है तो सिंहासन पर मेरा उत्तराधिकार बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर तैमूर को परिणाम की चिंता होने लगी। पहले वीर और सिकरा एक दूसरे के विरोधी थे और वीर को फंसाए जाने और उसकी हत्या किए जाने के डर से उसने सोचा कि शायद वह उसका समर्थक बन जाए। लेकिन 1 महीने तक उसे न देखने के बाद वीर की ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई थी। अपने बढ़ते प्रभाव के साथ अब उसे कार्लोवेनिया एकेडमी का समर्थन प्राप्त था। कोई भी उसके खिलाफ आसानी से कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान चरित्र बनकर उभरेगा जिसके पास बहुत ताकत होगी। अपने हाथों में इतनी पूंजी होने के कारण उसे किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मुझे बहुत समय हो गया है जब से मैंने महामहिम युवराज को देखा है। जैसे ही दक्षिणी मार्शल वारियर ने तैमूर को देखा, वह जोर से हंसा और औपचारिक रूप से झुक गया। हालांकि उसे क्राउन प्रिंस का निमंत्रण स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह क्राउन प्रिंस के सामने आता तो उसे रीति रिवाजों के कारण उचित अभिवादन करना पड़ता। आखिरकार दक्षिणी मार्शल वारियर अभी भी एक जनरल ही था। उससे ऊपर भी एक मार्शल होता। हालांकि अभी आर्मी में कोई मार्शल नहीं है। एक ड्यूक था, मास के ऊपर एक ड्यूक, राजा की ऐसी संतान जिसे प्रिंस की उपाधि नहीं दी गई हो, और ड्यूक से ऊपर एक राजकुमार प्रिंस होता था। लेकिन क्राउन प्रिंस का दर्जा सभी राजकुमारों प्रिंसों में सबसे से ऊपर था। भले ही कुलीनता के इतने सारे अलग अलग स्तर थे, लेकिन एक उपाधि सिर्फ एक उपाधि थी। उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी और वह केवल नामात्र की थी। ब्लू स्काई किंगडम में किसी व्यक्ति का प्रभाव उसकी उपाधि से बहुत कम था, बल्कि उसकी स्थिति, ताकत और सैन्य अधिकार से प्रभावित था। दक्षिणी मार्शल वारियर का सेना में बहुत प्रभाव था, यहाँ तक कि तैमूर को भी उसका विनम्रता से अभिवादन करना पड़ता था। तैमूर जल्दी से दक्षिणी मार्शल वारियर के पास पहुंचा और तेजी के साथ बोला, दक्षिणी मार्शल वारियर, अजनबी ना बने। मेरे द्वारा आयोजित इस भव्य भोज का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र रहें। अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी मार्शल वारियर मेरे ब्लू स्काई साम्राज्य के 10 महान सेनापतियों में से एक हैं और जिनकी क्लिटिवेशन एनर्जी कंडेंसेशन चरण में है। यह राजकुमार हमेशा से माननीय दक्षिणी मार्शल वारियर के साथ अच्छे दोस्त जैसा संबंध बनाना चाहता था।
दक्षिणी मार्शल वारियर के यहाँ अप्रत्याशित रूप से आने से यह राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित और खुश है। हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से सैन्य मामलों में व्यस्त था, लेकिन मैं महामहिम के निमंत्रण को टाल नहीं सका। दक्षिणी मार्शल वारियर ने सहजता से समझाया। तैमूर निश्चित रूप से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा और दक्षिणी मार्शल वारियर का सम्मानपूर्वक स्वागत करेगा। ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेज के आर्मी मेजर लॉर्ड शमशेरा आ चुके हैं। हेरल्ड ने एक और आगमन की घोषणा की। जैसे ही उसने यह सुना, तैमूर की भौहें उठ गईं। ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेज के नेता शमशेरा, वह धूर्त बूढ़ा लोमड़ी, वह भी आया। तैमूर चौंका। शमशेरा के आने से उसे दक्षिणी मार्शल वारियर से भी ज्यादा हैरानी हुई। इससे पहले उसने शमशेरा को लिखित निमंत्रण भी नहीं दिया था। वह बिना बुलाए आया था, और वह भी ऐसे नाजुक समय पर। इतने सारे जासूसों के बीच जो सभी मामलों को ध्यान से देख रहे होंगे, इस समय में यह शमशेरा भोज में आने की हिम्मत कैसे कर सका? क्या उसे डर नहीं था कि सकीर को यह बात पता चल जाएगी? सच तो यह था कि आज के मेहमानों में शमशेरा का दर्जा कुछ खास नहीं था। सेना के मेजर का पद जनरल से नीचे था। ब्लू स्काई किंगडम में कई दर्जन जनरल और करीब 200 मेजर थे। इसके अलावा शमशेरा के पास कोई उपाधि भी नहीं थी और वह कोई कुलीन भी नहीं था। हालांकि शमशेरा का दर्जा मामूली लग रहा था, लेकिन शमशेरा की सैन्य हैसियत शीर्ष कुछ में थी। वह कुछ जनरलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उनका पद बहुत महत्वपूर्ण था। ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेस आर्मी का मेजर। प्राचीन काल से ही सेना हमेशा सिंहासन के लिए संघर्ष के प्रति बहुत संवेदनशील रही है, और रॉयल गार्ड फोर्सेस संवेदनशीलता के इस भाग से एक कदम दूर थी। लगभग सभी तख्तापलट रॉयल गार्ड फोर्सेस और गोल्डन पैलेस गार्ड्स के माध्यम से ही हुए थे। इस वजह से ब्लू स्काई किंगडम के रॉयल गार्ड फोर्सेस के पास कोई कमांडिंग जनरल नहीं था। इसके बजाय उनके पास 4 अलग अलग मेजर थे, जिनमें से प्रत्येक पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की 4 दिशाओं का प्रभारी था। ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेस के अधिकार इतने विकेंद्रीकृत होने के कारण 4 आर्मी मेजर एक दूसरे को प्रतिबंधित करने में सक्षम थे। शमशेरा पूर्वी रॉयल गार्ड फोर्सेस का आर्मी मेजर था। वह निश्चित रूप से जानता था कि उसकी स्थिति कितनी संवेदनशील थी, इसलिए वह हमेशा सावधान रहता था और राजकुमारों के बीच हमेशा एक संतुलित दूरी बनाए रखता था। जो कोई भी इस पद पर खड़ा हो सकता था, वह खुद एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी था। ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेस आर्मी मेजर दक्षिणी मार्शल वारियर जैसा नहीं था। भले ही युवराज सिंहासन पर बैठने में असफल रहे हों, लेकिन दक्षिणी मार्शल वारियर पहले की तरह ही सेनापति थे। ब्लू स्काई किंगडम के 10 महान सेनापतियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के कारण 10वां राजकुमार भी उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन शमशेरा अलग था। वह केवल एक छोटा सा सेना प्रमुख था और उसने रॉयल गार्ड फोर्सेज की कमान संभाली थी। अगर वह अच्छे और भरोसेमंद गुण प्रदर्शित नहीं करता तो 10वां राजकुमार उसे हटा देता और उससे छुटकारा पाने के लिए उस पर हत्या का आरोप भी लगा सकता था। शमशेरा वास्तव में आया है। भले ही वह वीर से मिलना चाहता हो, लेकिन उसे नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है, तैमूर को अचानक याद आया। 2 महीने पहले कार्लोवनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा की तारीख के दिन उसने वीर की मदद के लिए सुविधाजनक रूप से एक ध्वनि संचारक टोकन भेजा था। जिसने वीर को फंसाया था, उसे यकीन था कि वह शमशेरा का बेटा ही होगा। शुरू में वीर एक महत्वहीन व्यक्ति था, इसलिए यह मामला तैमूर के लिए केवल एक क्षणिक कुछ पल का मामला था। उसने बिल्कुल भी इसे अपने दिल में नहीं रखा और इस तरह इसे भूल गया। तो बस यही हुआ है। शायद इन दिनों शमशेरा बहुत परेशान था। यह सोचकर तैमूर मन ही मन हंसा। इन दिनों शमशेरा वाकई बहुत दुख में था। उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसे पता नहीं कब मौत के घाट उतार दिया जाता। जब उसे पता चला कि जिस लड़के ने उसके बेटे के साथ झगड़ा किया था वह पूरे ब्लू स्काई किंगडम का नंबर 1 उभरता सितारा है, तो शमशेरा का मन रोने जैसा हो गया था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। 2 महीने पहले कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में उसके बेटे ने वीर को फंसाया था और क्राउन प्रिंस ने सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को एक ध्वनि संचारित करने वाला टोकन भेजा था। इससे शमशेरा थोड़ा निराश हो गया। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो उसके निकम्मे बेटे ने किया था और क्राउन प्रिंस को उसे फंसाने की हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि समस्या की अगली कड़ी वीर की ओर से आ सकती है। यह बंदा पूरी तरह बदल चुका था और एक दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति बन गया था, जिसके जैसा कोई कार्लोवेनिया एकेडमी में हर 100 साल में ही देखने को मिलता था। वह निश्चित रूप से ब्लू स्काई किंगडम में एक महान चरित्र वाला होगा, जो अपने आदेश पर साम्राज्य की हवा और बिजली को नियंत्रित कर सकता है। इस तरह का चरित्र जब तक वह चाहता किसी को कुलीन या यहाँ तक कि एक जनरल के रूप में पदोन्नत कर सकता था। एक बार जब वीर बड़ा हो गया तो अगर वह किसी से छुटकारा पाना चाहता तो यह उसके हाथ को मोड़ने जितना आसान था। शमशेरा जानता था कि उसके बेटे का वीर के साथ संघर्ष लड़ाई जितना आसान नहीं था, बल्कि मानिक उसे मारने की हद तक चला गया था। शमशेरा ने खुद से पूछा था, अगर उसे ऐसा ही कुछ अनुभव कराया जाता तो वह क्या करता? वह उस व्यक्ति को कभी नहीं जाने देता। फिर वह कैसे नहीं डरेगा? वह इन पिछले दिनों चैन से सो भी नहीं पाया।
लेकिन वीर कार्लोवेनिया एकेडमी में रहता था और कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों के कारण उसके पास वीर से संपर्क करने का कोई मौका नहीं था। उसकी तो बात ही छोड़ो, कोई उच्च कुलीन व्यक्ति उसे देख भी नहीं सकता था। इसलिए वीर को देखने का एकमात्र मौका उसके पास क्राउन प्रिंस के भव्य भोज में आना था। वह वास्तव में अपने बेटे को खुद ही गला घोंटकर मार डालना चाहता था। जिस दिन उसने खबर सुनी थी उसने मानिक को घसीटकर बाहर निकाला था और उसे 6 महीने के लिए कारावास में बंद करने से पहले उसे बुरी तरह पीटा था। मानिक की बात करें तो मानिक लगभग नर्वस ब्रेकडाउन मानस दयनीयता में आ गया था। पहली बार जब वह वीर से पराजित हुआ था तब वीर ने उसके नौकर को मारा था। उस समय मानिक वीर को चींटी समझता था। चींटी के काटने पर वह उसे अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डालता। इसलिए उसने वीर को खत्म करने के लिए गुंडों का एक झुंड लाया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसे अपना नाम बदलना पड़ा और उसे मनिक से मानिक कहा जाने लगा। जब मानिक वापस आया तो उसे 2 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह न तो शराब पी सकता था, न ही मांस खा सकता था और न ही कमुक सुखों के लिए वेश्यालय जा सकता था। इसने मानिक की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह बदला लेने के लिए कारावास से बाहर आया था, इसलिए उसने कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में उसे परेशान किया। उस समय वीर मानिक के लिए एक तिलचट्टा सामान्य कीड़ा था, चींटी से थोड़ा ज्यादा खतरनाक। लेकिन फिर भी वह उसे अपने बूट के नीचे कुचल सकता था। हालांकि उस समय मानिक को और भी बुरी तरह पीटा गया था। न सिर्फ उसके शरीर पर घाव आ गए थे बल्कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी थी। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसे शमशेरा ने और भी ज्यादा सजा दी थी और उसे आधे साल के लिए कारावास में भेज दिया गया था। धीरे धीरे समय के साथ मानिक को शराब और मांस न खाने की आदत हो गई थी और महिलाओं के साथ भी नहीं सोने की। वह रोजाना प्राचीन युद्धों की किताबों का लगन से अध्ययन करने लगा। हालांकि जब वह ठीक हो रहा था तो मानिक को किसी तरह फिर से घसीटा गया और एक बात के लिए फिर से पीटा गया। यह पिटाई वाकई बहुत बेरहमी से की गई थी। हर बार से मानिक लगभग बेहोश हो गया था। आखिरकार उसे पता चला कि उसे क्यों पीटा गया था। अब तक वीर का नाम मानिक के लिए पहले से ही एक बुरा सपना बन चुका था। भले ही वह 10,000 आदमियों की हिम्मत उधार ले, फिर भी वह वीर को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक परिवार का अनुशासन हमेशा कठोर होता है। शमशेरा ने मानिक को बुरी तरह मारा था, लेकिन सच तो यह था कि यह मानिक की रक्षा के लिए था। वह वीर को स्पष्टीकरण देना चाहता था। चूंकि मानिक पहले भी वीर को पीट पीट कर मार डालना चाहता था, अगर उसे खुद बुरी तरह पीटा न जाता तो वीर शायद इस मामले में इतना क्षमाशील न होता। महामहिम क्राउन प्रिंस को नमस्कार। मैं बिना बुलाए आया हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। शमशेरा ने डर और घबराहट के साथ सिर झुकाया। हाँ, मेजर शमशेरा बहुत विनम्र हैं। मेजर शमशेरा का आ जाना वाकई राजकुमार को बहुत खुश कर रहा है। कृपया बेझिझक भोज का आनंद लें। तैमूर ने यह नहीं कहा कि उसे पता था कि शमशेरा आज वीर से मिलने आया था। महामहिम आपका धन्यवाद। समय बीतने के साथ साथ एक के बाद एक रईस भोज में शामिल होते गए। क्राउन प्रिंस के भव्य भोज ने अभूतपूर्व और समृद्ध माहौल बना दिया था। ये सभी मशहूर हस्तियां और व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। वे शानदार औपचारिक कपड़े पहने हुए थे और सुरुचिपूर्ण वाइन ग्लास लिए हुए थे और मधुर स्वर में बातें कर रहे थे। उनकी हर हरकत और कृत्य से उच्च वर्ग के शिष्टाचार का पता चलता था। ये सभी लोग ब्लू स्काई सिटी के भीतर प्रभावशाली व्यक्ति थे। बड़ी बहन रोहिणी आप भी आई हैं। माया ने मेहमानों की भीड़ में रोहिणी को देखा था। शुरू में वह थोड़ी अधीर थी क्योंकि उसे किसी कुलीन प्लेबॉय ने परेशान किया था, लेकिन उसका परेशान चेहरा अचानक एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गया। उसने अपने पैर हिलाए और एक छोटी मछली की तरह वह एक पल में रोहिणी के पास आ गई। यहाँ तक कि उसने जो भव्य लेकिन उबाऊ औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी उसने भी उसकी चाल को प्रभावित नहीं किया। इतने शानदार भोज में उसकी उपस्थिति शिष्ट शीलवान थी और लोगों को ऐसा महसूस करा रही थी मानो वह एक तरह का गुजरता हुआ सुंदर और आंखों के लिए सुखद बादल या निर्मल बहता हुआ पानी हो। छोटी बहन माया, मुझे नहीं लगा कि तुम्हारा चौधरी परिवार भी यहाँ होगा। माया और रोहिणी 2 खूबसूरत और प्रतिष्ठित लड़कियां थीं जो वीर के समान ही अंतिम 10,000 किलिंग एरे फाइट में शामिल हुई थीं। ये दोनों कार्लोवेनिया एकेडमी की गौरवशाली महिलाएं थीं। माया 17 साल की थी और रैंकिंग स्टोन पर 28वें स्थान पर थी। रोहिणी 18 साल की थी और रैंकिंग स्टोन पर 22वें स्थान पर थी। उन्हें सामूहिक रूप से वन पेयर ऑफ 2 ब्यूटीफुल मास्टर्स कहा जाता था। यह कहा जा सकता है कि उनके शरीर में हजारों और असंख्य गुण समाहित थे। इन 2 स्वर्ग की सुंदरियों के समान महिलाओं के एक ही स्थान पर एकत्रित होने से उन्होंने कई पुरुषों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। ये दोनों बहुत हद तक घमंडी मोर की तरह थीं। वे यहाँ मुर्गियों के बीच 2 शानदार सारसों की तरह थीं। मुझे याद है कि आपका चौधरी परिवार क्राउन प्रिंस के भोज में शायद ही कभी आता है। रोहिणी थोड़ा रुकी और फिर हंसते हुए उसने फुसफुसा कर कहा, क्या आप यहाँ किसी के साथ डेट की तलाश में हैं? हे भगवान, बड़ी बहन रोहिणी मुझे तंग ना करें, यहाँ ये प्लेबॉय इतने भी अच्छे नहीं हैं। माया के पास यह कहने की योग्यता थी। अपनी प्रतिभा और ताकत के साथ साथ अपने बेदाग रूप के साथ ब्लू स्काई सिटी में वह केवल मानिका से ही कमतर थी।
कुलीन परिवारों के बहुत कम यंग मास्टर थे जो उसकी बराबरी कर पाते। दिलीप की प्रतिभा और रूपरंग तो अच्छा था ही, लेकिन वह एक शानदार प्लेबॉय, अधिकतर रोमांस में रहने वाला व्यक्ति होने के लिए मशहूर था। वह अपनी अंदरूनी शक्तियों का भी अभ्यास करता था। कौन जानता था कि उसने इस समय तक उसने कितनी महिलाओं के साथ खेल खेला होगा। जहां तक 10वें राजकुमार और युवराज का सवाल है, युवराज की पहले से ही एक पत्नी थी। नोट अंदरूनी शक्तियों के लिए केवल मैं इतना कह सकता हूँ, तू समझा नहीं तो तू नहीं समझा, इन मीम स्टाइल। मुझे लगता है आपके लिए इतनी हिंट काफी होगी, बाकी आप सभी समझदार है। माया के घमंडी स्वभाव के कारण उसके लिए उपपत्नी बनकर रहना असंभव था। हालांकि युवराज और 10वें राजकुमार के बीच लड़ाई का नतीजा स्पष्ट नहीं था, इसलिए चौधरी परिवार स्वाभाविक रूप से उसकी किसी से भी जल्दबाजी में शादी कराने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, बेशक ये वे व्यक्ति नहीं हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है। रोहिणी ने इतना ही कहा था कि अचानक प्रवेश द्वार के पीछे से हेरल्ड की आवाज सुनाई दी। कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपल शिष्य मिस्टर वीर। यह घोषणा सुनकर हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। उनमें से कई पहले से ही आगे की ओर भीड़ लगाने लगे थे। 2 खूबसूरत नौकरानियों के साथ और पीछे वीर धीरे धीरे हॉल में चला आया। हालांकि उसने आज के कार्यक्रम के लिए अच्छे कपड़े पहने थे, फिर भी यह उन उच्च श्रेणी के और शानदार कपड़ों से बहुत अलग था जो रईस और अन्य मशहूर हस्तियों ने पहने थे। फिर भी क्योंकि वीर पिछले कुछ दिनों से अपनी शानदार कारनामों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का अभ्यास कर रहा था, इसलिए भीड़ में उसके साधारण कपड़े भी खास तौर पर चमक रहे थे। वीर ने हेरल्ड द्वारा उसे अभी अभी क्या कहा था इस बारे में सोचा और उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। मिस्टर वीर, उसे वाकई अपने लिए ऐसा सुनने की आदत नहीं थी। वीर के पास सरकार में कोई पद नहीं था और न ही उसके पास कोई उपाधि थी। वह एक आम व्यक्ति था जिसकी पृष्ठभूमि भी आम थी। कोई भी कह सकता है कि उसकी एकमात्र हैसियत कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपल शिष्य के रूप में थी। लेकिन हेरल्ड ने वीर को उसके मुख्य नाम से संबोधित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने मिस्टर की उपाधि जोड़ दी थी। वह वीर है, वह काफी सुंदर और बुद्धिमान है। वह केवल 15 साल का है। कितना असाधारण है। वीर निस्संदेह पार्टी का सितारा था। वह सुपरनोवा तारों के फटने की स्थिति की तेज रोशनी की तरह था जिसे देखने के लिए हर कोई आया था। भाई वीर, आपका स्वागत है। इससे पहले कि वीर औपचारिक रूप से झुक पाता, क्राउन प्रिंस तैमूर आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। भाई वीर, बहुत विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। तैमूर जानता था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग वीर के विचार जानना चाहते थे और उसे एक एक करके उनसे मिलवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले परिचय करवाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से दक्षिणी मार्शल वारियर था। भाई वीर, यह ब्लू स्काई किंगडम के साउथ मार्शल वारियर जनरल रणधीर हैं। वे हमारे देश के 10 महान जनरलों में से एक हैं और वे हमारे ब्लू स्काई किंगडम की दक्षिणी सीमाओं की रक्षा करते हैं। वे एनर्जी कंडेंसेशन चरण में एक प्रतिष्ठित फाइटिंग मास्टर हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए कई महान कार्य किए हैं। दक्षिणी मार्शल वारियर का नाम रणधीर सिंह था। उन्होंने दक्षिणी सीमा पर कई महान कार्य और सम्मान प्राप्त किए थे तथा उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें दक्षिणी मार्शल वारियर की उपाधि दी गई थी। यह वीर जनरल रणधीर का अभिवादन करता है। वीर जानता था कि सीमाओं पर गश्त करने वाले इस तरह के वरिष्ठ जनरल आमतौर पर अलग-थलग और उच्च स्तरीय चरित्र वाले होते हैं। उसने उनके जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आवश्यक शिष्टाचार बनाए रखा। हाँ, छोटे भाई वीर, आप बहुत विनम्र हैं। यदि महामहिम क्राउन प्रिंस आपका झुकना स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। छोटे भाई वीर और मैं सच में साथी डिसाइपल हैं, लेकिन मैंने 40 साल पहले ही कार्लोवेनिया एकेडमी से स्नातक ग्रेजुएट किया है। समय वास्तव में बहुत तेजी से बीतता है। दक्षिणी मार्शल वारियर की आवाज सुबह की घंटी की तरह स्पष्ट और तेज थी। उपस्थित लोग हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। छोटा भाई वीर एक युवा और होनहार प्रतिभावान व्यक्ति है। आपके कारनामों की कहानियां पहले ही पूरे ब्लू स्काई किंगडम में फैल चुकी है। मैं आपसे बहुत समय से मिलना चाहता था। आज जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे पता चल गया कि आप मानव रूप में एक शक्तिशाली ड्रैगन हैं। 15 साल की उम्र में इतनी बढ़िया कल्टीवेशन के साथ आपका भविष्य असीम है। जनरल रणधीर मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस वीर को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। वीर को ऐसी प्रशंसा की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने जवाब में विनम्रता दिखाई। हाँ, छोटा भाई वीर सच में बहुत बहुत विनम्र है। मैंने सुना है कि छोटा भाई वीर पहले ही होली पैलेस में प्रवेश कर चुका है। होली पैलेस में प्रवेश करने के बाद आपको सेना से कुछ मिशन मिल सकते हैं। अगर छोटा भाई वीर चाहे तो आप दक्षिणी सीमा पर मेरी सेना के साथ आकर रह सकते हैं। छोटे भाई वीर अपनी ताकत के साथ निश्चित रूप से अनगिनत अच्छे काम करेंगे। वीर की दिलचस्पी तब बढ़ी जब उसने दक्षिणी मार्शल वारियर की आर्मी वाली बात सुनी। कुछ डिसाइपल शिष्य थे जो होली पैलेस में प्रवेश करने के बाद सैन्य मिशन पर गए थे। प्रत्येक मिशन के अंत में पुरस्कार भी मिलते थे। पुरस्कार केवल कार्लोवेनिया एकेडमी से नहीं बल्कि शाही सरकार से भी आते थे।
मिशन पर जाने वाले सभी डिसाइपलों शिष्यों को पदोन्नति का आनंद लेने में सक्षम होने की संभावना थी, इसलिए कुछ एकेडमी डिसाइपल शिष्य थे जिन्हें स्नातक होने से पहले ही कुलीनता दे दी गई थी। वीर को उपाधियों या सोने जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी से मिलने वाले पुरस्कार काफी सार्थक और अच्छे थे। मिशन पर जाने वाले सभी डिसाइपलों शिष्यों को पदोन्नति का आनंद लेने में सक्षम होने की संभावना थी, इसलिए कुछ एकेडमी डिसाइपल शिष्य थे जिन्हें स्नातक होने से पहले ही कुलीनता दे दी गई थी। वीर को उपाधियों या सोने जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी से मिलने वाले पुरस्कार काफी सार्थक और अच्छे थे। उदाहरण के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन, उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेजर्स, उच्च गुणवत्ता वाली पिलें, साथ ही साथ प्रमुख ट्रू किलिंग एरो में कल्टीवेशन के लिए अतिरिक्त समय था। स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन और 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरो में अतिरिक्त समय कल्टीवेशन के लिए बहुत आवश्यक थे। जहां तक उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेजर्स की बात है, अगर यह एक उच्च गुणवत्ता वाला ट्रेजर स्पीयर भाला होता तो वीर निश्चित रूप से इससे मंत्रमुग्ध हो जाता। जहां तक उच्च स्तरीय पिलों की बात है, वे भी बहुत कीमती थीं। यदि वीर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना चाहता था तो उसे ये उच्च स्तरीय पिलें लेनी पड़ती। हालांकि ब्लू स्काई किंगडम में इस तरह की पिलें नहीं खरीदी जा सकती थीं, लेकिन वीर को प्रभावशाली लोगों से कई उपहार मिल सकते थे, फिर भी इन पिलों का इतनी आसानी से मिलना असंभव था। दक्षिणी मार्शल वारियर मुझे जीतना चाहते हैं ताकि मैं सेना में जाऊं और मिशनों पर काम करूं, लेकिन यह भी अच्छा है। अब तक मैंने केवल मुकाबलों में ही लड़ाई की है तथा मैं वास्तविक जीवन या मृत्यु की स्थितियों में नहीं रहा हूं। अगर मैं कुछ समय के लिए सेना में शामिल हो जाऊं तो मैं इनका अनुभव कर पाऊंगा और ताकतवर बन जाऊंगा और पुरस्कार भी मिलेंगे, तो क्यों नहीं। यह सोचते हुए वीर ने कहा। वीर सम्माननीय जनरल रणधीर को धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसके बारे में इतना सोचा। अगर मेरे लिए उचित मिशन मिलता है तो यह वीर निश्चित रूप से दक्षिणी सीमा पर जाएगा। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। छोटे भाई वीर से पहली बार मिलने के बाद मैं पहले से ही पुराने दोस्तों की तरह महसूस कर रहा हूँ। आओ कुछ पीते हैं। जब वीर और दक्षिणी मार्शल वारियर बातचीत कर रहे थे तो रोहिणी और माया भी सुबह से ही अपनी अंतरंग बातचीत जारी रख रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें उसी के साथ डेट करनी चाहिए। रोहिणी ने आंखों से इशारा किया, वह वीर के बारे में बात कर रही थी। वह बड़ी बहन रोहिणी, ऐसी बकवास मत करो। माया के गाल लाल हो गए और वह शर्मा गई। वह मुझसे छोटा है, ऐसा कैसे हो सकता है। माया की उम्र 17 साल थी। वीर असल में सिर्फ 15 साल का था। रोहिणी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन का मतलब इस तरह से है, अगर वह तुमसे 2 साल छोटा न होता तो तुम्हें वह पसंद आ जाता। माया का मुंह टेढ़ा हो गया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अगर बड़ी बहन ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ छोटी बहन, यदि तुम मिस मानिका की तरह सोचती हो और उस दूर के परमवीर क्षेत्र स्तर या उससे भी ऊपर जाने का फैसला करती हो तो भविष्य के कई सालों तक तुम जवान रह सकती हो। ये साल निश्चित रूप से सामान्य महिलाओं से 2 से 3 गुने होंगे। हम फाइटिंग मास्टरों की जवानी लंबी होती है। 2-3 साल छोटी होने की बात तो दूर, अगर तुम 10 साल या कुछ दर्जन साल भी छोटी होती तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता। परमवीर स्तर पर पहुंचना। माया थोड़ा स्तब्ध थी। ब्लू स्काई किंगडम के नश्वर लोगों के लिए परमवीर क्षेत्र वास्तव में एक दूर और अकल्पनीय का सपना था। हालांकि वह ब्लू स्काई सिटी में एक सम्माननीय और अभिमानी महिला थी, लेकिन वह खुद जानती थी कि उसके लिए ऐसे दूर के स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। यह केवल एक मूर्ख सपना था। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि कार्लोवेनिया एकेडमी के कई कोर डिसाइपलों मुख्य शिष्यों के पास भी कोई मौका नहीं था। लेकिन मानिका अलग थी। उसका छठी कक्षा का फाइटिंग टैलेंट बस बहुत चौंकाने वाला था। वह वीर, शायद वह परमवीर स्तर तक पहुंच सकता है, माया ने पूछा। यह संभव है। वीर और मानिका 2 अलग अलग तरह की प्रतिभा को रखते हैं। मानिका की कल्टीवेशन के लिए नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट, सच में मास्टर टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकता है। जहां तक वीर की बात है, अपने नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट के अलावा वह हर दूसरे तरीके से एक मास्टर टैलेंट रखने वाला व्यक्ति है। भले ही इसका फाइटिंग टैलेंट इतना उच्च नहीं है, लेकिन उसके अन्य पहलू जैसे टेक्निकों के लिए उच्च समझ, जन्मजात दिव्य शक्ति, फाइटिंग इंटेंट और उसका दृढ़ हृदय और भी इसी तरह की चीजें उसे एक मास्टर टैलेंट वाला व्यक्ति बनाने के लिए काफी है। यह बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंट को रखता है। अगर फाइटिंग पावर की चर्चा की जाए तो वीर को स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर चर्चा की जाए कि कल्टीवेशन में उनकी उपलब्धियां कितनी दूर तक होंगी तो शायद मानिका की परमवीर स्तर तक पहुंचने की अधिक उम्मीद है। वीर का फाइटिंग टैलेंट, नेचुरल टैलेंट, केवल तीसरी श्रेणी का है। ऐसे टैलेंट के दोष को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि वीर के ब्लू स्काई किंगडम में रहने और महान कार्य करने की अधिक संभावना है। वह अगला किंगडम मार्शल भी बन सकता है। यह संभव है। वीर और मानिका 2 अलग अलग तरह की प्रतिभा को रखते हैं। मानिका की कल्टीवेशन के लिए नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट, सच में मास्टर टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकता है।
जहां तक वीर की बात है, अपने नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट के अलावा वह हर दूसरे तरीके से एक मोस्टर टैलेंट रखने वाला व्यक्ति है। भले ही इसका फाइटिंग टैलेंट इतना उच्च नहीं है, लेकिन उसके अन्य पहलू जैसे टेक्निकों के लिए उच्च समझ, जन्मजात दिव्य शक्ति, फाइटिंग इंटेंट और उसका दृढ़ हृदय और भी इसी तरह की चीजें उसे के मोस्टर टैलेंट वाला व्यक्ति बनाने के लिए काफी है। यह बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंट को रखता है। अगर फाइटिंग पावर की चर्चा की जाए तो वीर को स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर चर्चा की जाए कि कल्टीवेशन में उनकी उपलब्धियां कितनी दूर तक होंगी तो शायद मानिका की परमवीर स्तर तक पहुंचने की अधिक उम्मीद है। वीर का फाइटिंग टैलेंट, नेचुरल टैलेंट, केवल तीसरी श्रेणी का है। ऐसे टैलेंट के दोष को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि वीर के ब्लू स्काई किंगडम में रहने और महान कार्य करने की अधिक संभावना है। वह अगला किंगडम मार्शल भी बन सकता है। अल्पविराम अल्पविराम। माया की बेचैनी देखते ही रोहिणी अचानक मुस्कुराए और बोली, छोटी बहन वीर को देखो, वह पहले से ही बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ है। अगर तुम अभी नहीं जाओगी तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। माया ने लड़कियों की गूंजती हुई आवाजों का पीछा किया और अपना सिर घुमाया। दरअसल वहां कई युवा कुलीन महिलाएं थीं जो पहले से ही जानबूझकर या अनजाने में वीर के पास आ चुकी थीं और उसके साथ खुशी खुशी बातें कर रही थीं। मिस्टर वीर, मैंने सुना है कि आपका भाला 3,04,000 किलो से भी ज्यादा वजनदार है। क्या यह सच है? एक युवा लड़की ने पानी भरी मासूम आंखों के साथ वीर को कुछ हद तक कामुक नजरों से देखा। जो लड़कियां जानबूझकर वीर के पास आई थीं उनके दिल में कोई बुरे विचार नहीं थे। आखिरकार उनकी उम्र ज्यादातर 15 या 16 साल की थी और उनके दिमाग सरल और विचार शुद्ध थे। ये लड़कियां अपने माता पिता के कहने पर आई थीं। लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जो सिर्फ अपने दिल में सामान्य परिपक्व ख्यालों के कारण वीर की ओर आकर्षित हुई थीं। ब्लू स्काई किंगडम एक ऐसा देश था जो फाइटिंग मास्टरों को सर्वोच्च सम्मान देता था और कार्लोवेनिया एकेडमी में 100 साल में एक बार जन्म लेने जैसे व्यक्ति के रूप में सम्मानित होने की असाधारण उपाधि के साथ वह सभी लोगों के लिए आदर्श था। 402 किलो, वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाहा, कमाल है, तुम इसे कैसे पकड़ते हो? क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, वीर ने कहा। उसने असहाय होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस समय एक और आकर्षक युवती आई थी। उसने कहा, मिस्टर वीर, आपकी हस्तरेखा बहुत अच्छी है। मैं एक ज्योतिषी हूँ। लड़की ने आकर्षक नजर से उसे आंख मारी। क्या मैं तुम्हारी हस्तरेखा देख सकती हूँ? ओह, वीर के मना करने का कोई अच्छा तरीका सोचने से पहले ही लड़की ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था और ध्यान से उसे देख रही थी। लड़की का हाथ ठंडा था और उसमें एक महिला की अनोखी कोमलता थी। वह आश्चर्यजनक रूप से सीधी और स्पष्ट है। रोहिणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हंफ, क्या अप्सरा है? माया ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकुड़े। उसने अपने कांच के ग्लास से शराब पी जैसे कि वह एक महान मोर हो। रोहिणी ने ठहाका लगाया। उसे माया के अहंकार का पता था। उसके लिए इन युवा लड़कियों की तरह वही हरकतें करना असंभव था। वह खुद को उस स्तर तक गिरा नहीं सकती थी। छोटी बहन, इस तरह के लड़के के साथ अगर तुम पहल नहीं करोगी तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो तुम क्यों नहीं जाती? माया ने मुंह बनाया। मैं। माया का सवाल सुनकर रोहिणी का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने आह भरी और हल्के से कहा, मेरी शादी का फैसला पहले ही किया जा चुका है। हम क्यों? माया को समझ में नहीं आया। हालांकि ब्लू स्काई किंगडम में बच्चों को वैवाहिक मामलों में अपने माता पिता की बात माननी पड़ती थी, लेकिन उसकी और रोहिणी की स्थिति असामान्य थी और दूसरों की तरह नहीं थी। अपनी ताकत और प्रतिभा के साथ उन्हें बोलने और अपनी शादी खुद तय करने का अधिकार था। बड़ी बहन, तुम बहुत आज्ञाकारी हो। अगर तुम कहोगी कि तुम शादी नहीं करना चाहती तो वे तुम्हें कैसे मजबूर करेंगे? रोहिणी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना छोटी बहन सोच रही हैं। उसके लिए जो चुना गया था वह कार्लोवेनिया घाटी के ऑक्सिया फैक्सन गुड का प्रत्यक्ष डिसाइपल शिष्य था। उसके मलिक परिवार की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह ब्लू स्काई सिटी का शाही परिवार ही क्यों न हो, उनके पास भी मना करने की योग्यता नहीं थी। कार्लोवेनिया घाटी मुख्य रूप से 7 घाटियों के समूह की एक सेक्ट है जिनके 7 महान संस्थापकों ने इसे संयुक्त रूप से व्यवस्थित किया था तथा 7 अलग अलग विरासतें छोड़ी थीं। ये 7 फैक्सन गुड थे। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड फैक्सन, तलवार फैक्सन गुड, गिटार फैक्सन गुड, एरे फैक्सन गुड इत्यादि। ऑक्सिया फैक्सन भी 7 विरासतों में से एक था। उस फैक्सन गुड के लोगों ने ब्लैक काली और व्हाइट सफेद ऊर्जा की कल्टीवेशन की। उनकी लगभग सभी कल्टीवेशन मेथड्स, साधना विधियां पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतरंग संबंधों, प्रमुख संबंधों से जुड़ी थी, जिसमें अधिकतर महिलाओं को सूली पर चढ़ना होता था। ऑक्सिया फैक्सन के एक डिसाइपल शिष्य से शादी करना यह वास्तव में आग के गड्ढे में कूदने जैसा था। माया को लगा कि रोहिणी इस मामले पर और चर्चा नहीं करना चाहती। इस समय हेरल्ड ने एक और आगमन की घोषणा की। क्राउन प्रिंस के महान गुरु मिस्टर जोफेरो और मार्शल क्वार्टर की मिस मानिका आ चुकी है। मिस्टर जोफेरो और मानिका। वीर थोड़ा स्तब्ध दंग था। उसने मानिका को बहुत दिनों से नहीं देखा था।
उसे मानिका के अजीब भ्रम याद आ गए जो उसने सी रिंग प्लेटफॉर्म पर देखे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आ गया। सी रिंग प्लेटफॉर्म किसी के दिल में छिपी इच्छाओं को असीम रूप से बढ़ाने में सक्षम था। वीर को वास्तव में मानिका के प्रति एक खास आकर्षण था। ये साला कभी नहीं सुधरेगा, कुछ तो सब्र कर। रीडर्स फीलिंग। आज मानिका ने एक खूबसूरत शुद्ध सफेद इवनिंग पार्टी शाम की पार्टी की पोशाक पहनी हुई थी। यह पोशाक दूसरों की तुलना में बहुत सरल थी। पीछे की ओर खुली नहीं थी, न ही यह बहुत नीचे थी। यह केवल उसके आकर्षक और कोमल कंधों को दिखाने में सक्षम थी। हालांकि उसका मासूम और सुंदर शरीर भरा हुआ नहीं था, फिर भी उसके कर्व्स फिगर के प्रतीक उभरे हुए थे। पोशाक बहुत लंबी थी और यह उसके पीछे एक गहरे झरने की तरह बह रही थी जो कुछ दूर तक जमीन पर फैली हुई थी। वीर ने पहली बार मानिका को ऐसे शानदार रूप में देखा था। वह सुखद आश्चर्य का अनुभव कर रहा था। यह लड़की वह हमेशा अलग अलग तरीके से खुद को जताती है। सबसे पहले वह उसे गिटार विभाग के व्याख्यान कक्ष में मिला था और वह अपने चारों ओर सहपाठियों की भीड़ से घिरी हुई थी, इसलिए उसके बारे में एक सद्गुनी भावना थी। अब उसने उसे इस भोज इवनिंग पार्टी में देखा और वह खूबसूरती, लालित्य और करुणा की एक स्वाभाविक हवा बिखेर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे भविष्य में सेना में देख पाएगा और अगर वह सैन्य वर्दी पहनेगी तो वह कैसी दिखेगी। मानिका की उपस्थिति ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उसने जो सनसनी फैलाई वह लगभग उतनी ही थी जितनी वीर ने फैलाई थी। हालांकि कुलीन परिवारों के बेटे हर समय मानिका पर नजर रखते थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मानिका उनके लिए बहुत बड़ी दूरी का अस्तित्व थी। उसका फायदा उठाने की बात करें तो वे किसी राजकुमारी का फायदा उठा सकते थे, उसका तो कभी नहीं। मास्टर तैमूर तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, मुझे देर हो गई, मिस्टर जोफेरो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी नज़र भीड़ पर पड़ी। हो छोटे भाई वीर, हम फिर से मिल गए। मिस्टर जोफेरो। वीर को राहत महसूस हुई। उसने खुद को लड़कियों के इस उबाऊ समूह से अलग किया और मिस्टर जोफेरो के पास चला गया और परिणामस्वरूप उन कुलीन युवतियों ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर जोफेरो ने उन युवतियों की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। क्या मैं तो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है ना? वीर ने असहाय होकर कहा। मिस्टर जोफेरो, आप तो छोड़ दीजिए। हाँ, वैसे तो ब्लू स्काई किंगडम में 18 साल की उम्र में शादी करने की परंपरा है, लेकिन 16 साल की उम्र में बहुत से लोग पिता बन जाते हैं। जब कुछ महीने और बीत जाएं और आप 16 साल के हो जाएं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, वाकई इस पर विचार करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। रवीना को अलविदा कहने के बाद से ही वीर ने फाइटिंग आर्ट के शिखर को हासिल करने के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला कर लिया था। इसलिए उसने जल्दी शादी करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। हैरानी की बात है कि इस समय मानिका ने शरारती मुस्कान के साथ बात की। उसने कहा, वीर, तुम्हारे मुंह से निकले शब्द तुम्हारे दिल के शब्दों से मेल नहीं खाते। मुझे याद है कि जब तुमने पहली बार ड्रीम टेस्ट पास किया था तो तुमने मन की कुछ अजीब इच्छाओं में बहुत लंबा समय बिताया था। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सी भाग्यशाली लड़की थी जिसके बारे में तुमने सपना देखा था। मानिका ने कहा, वीर, तुम्हारे मुंह से निकले शब्द तुम्हारे दिल के शब्दों से मेल नहीं खाते। मुझे याद है कि जब तुमने पहली बार ड्रीम टेस्ट पास किया था तो तुमने मन की कुछ अजीब इच्छाओं में बहुत लंबा समय बिताया था। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सी भाग्यशाली लड़की थी जिसके बारे में तुमने सपना देखा था। मानिका ने अनजाने में ही इस बात का जिक्र कर दिया। उसकी राय में अगर कोई लड़की वीर को पसंद आती और यदि वह उसे प्रपोज करता तो एक राजकुमारी भी खुशी खुशी राजी हो जाती। मानिका के यह पूछते ही वीर के चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा गई। वह लगभग टमाटर जैसा लग रहा था। किस लड़की का सपना? यह कहना वाकई बहुत मुश्किल था। बस मानिका, छोटे भाई वीर को ज्यादा मत चिढ़ाओ। मम्मा, ठीक है, भोज समाप्त होने के बाद क्राउन प्रिंस तुमसे मिलना चाहेंगे। ओह ठीक है। वीर ने मना नहीं किया। उसे पहले से ही इस बात का अनुमान था। जब से वह इस भोज में आया है उसने पहले ही संकेत दे दिया था कि क्राउन प्रिंस के निमंत्रण को अस्वीकार करने की उसकी कोई योजना नहीं है। वीर और उन दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। मानिका की उपस्थिति के कारण एक भी लड़की फिर आगे नहीं आई। एक आम कुलीन युवती तो दूर, माया भी मानिका की खूबसूरती के सामने अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी थी। इस समय हेरल्ड ने अचानक घोषणा की, महल के मुख्य प्रबंधक एल्डर काफूर। एल्डर काफूर। क्राउन प्रिंस थोड़ा हैरान हुआ। वह यहाँ क्यों आए? एल्डर काफूर शायद ही कभी महल से बाहर निकलते थे। अगर वे महल से बाहर निकलते भी थे तो आमतौर पर शाही फरमान जारी करने के लिए। क्या यह उनके पिता सम्राट थे जो वीर को कोई पद और उपाधि देना चाहते थे? जब क्राउन प्रिंस सोच रहा था, एल्डर काफूर पहले ही हॉल में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने एक शानदार और भव्य पीले रंग की महली पोशाक पहनी हुई थी और उनके बाएं हाथ में एक हवा करने वाली छड़ी थी। उनका दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और उनके उस हाथ में एक चमकदार सुनहरा स्क्रोल था। उस पर पर्पल रंग में 2 अक्षर लिखे थे, कार्लोवेनिया डिक्री। कार्लोवेनिया डिक्री? क्या यह कार्लोवेनिया वैली सेक्ट से कोई आदेश था?
क्राउन प्रिंस हैरान थे, यह शाही फरमान से भी बड़ा आदेश था। हालांकि एल्डर काफूर गोल्डन पैलेस राजा का शाही घराना के मुख्य प्रबंधक थे, लेकिन वे कार्लोवेनिया एकेडमी के कुछ मामलों के लिए भी जिम्मेदार थे। जब एल्डर काफूर 6 साल के थे तब वे महल में प्रवेश कर चुके थे। चूंकि उनका फाइटिंग टैलेंट उत्कृष्ट था, इसलिए उन्हें बाद में कार्लोवेनिया एकेडमी में भेज दिया गया। वे एक नपुंसक थे और इसलिए दिल से शुद्ध थे और उनकी फाइटिंग आर्ट में उन्नति अच्छी थी। अब वे पहले से ही एनर्जी कंडेंसेशन के चरम चरण पर पहुंच चुके थे। वे मुख्य नपुंसक थे जो गोल्डन पैलेस स्वर्ण महल में मामलों का प्रबंधन करते थे और साथ ही वह गोल्डन पैलेस स्वर्ण महल की रक्षा करने वाले योद्धाओं में से एक थे। आमतौर पर जब कार्लोवेनिया वैली सेक्ट शाही परिवार को कोई आदेश सौंपती थी तो उसे एल्डर काफूर के जरिए पारित किया जाता था। एल्डर काफूर ने वीर की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, छोटा भाई वीर बहुत भाग्यशाली है। कल एकेडमी मास्टर ने छोटे भाई वीर के लिए सेक्ट से कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य का दर्जा मांगा था। कार्लोवेनिया आदेश आज सुबह ही भेजा गया था और इसमें कोर डिसाइपल परीक्षण के लिए शर्तें हैं। एकेडमी मास्टर एकेडमी में नहीं है, इसलिए मैं उनके स्थान पर आदेश पारित कर रहा हूं। मुझे अभी पता चला है कि छोटा भाई वीर क्राउन प्रिंस के महल में भोज में भाग ले रहा है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आया ताकि तुम्हें देख सकूं। मुझे जानना चाहूंगा कि क्या छोटे भाई वीर का कार्लोवेनिया एकेडमी का कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बनने का कोई इरादा है। जब एल्डर काफूर ने यह कहा तो वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मुख्य शिष्य कोर डिसाइपल। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वीर जल्द या बाद में कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बन जाएगा, लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। ब्लू स्काई किंगडम के किसी व्यक्ति के लिए कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बनना बहुत महत्वपूर्ण था। अगर भविष्य में वह कार्लोवेनिया एकेडमी के एकेडमी मास्टर या कार्लोवेनिया दूत के रूप में वापस भेजे जाने का अनुरोध करता है तो यह ब्लू स्काई किंगडम के अधिपति होने के बराबर होगा। हालांकि कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य की परीक्षा इतनी आसान नहीं थी। अतीत में सलीम भी असफल हो गया था। और क्या वीर, जिसका नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट सलीम से भी एक ग्रेड कम था, सफल हो सकता है? उपस्थित लोगों को इस पर संदेह था। नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट के अलावा वीर को किसी भी अन्य क्षेत्र में एक मोस्टर टैलेंट, राक्षसी प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि कार्लोवेनिया वैली सेक्ट में सबसे अधिक सम्मान व्यक्ति के नेचुरल टैलेंट, प्राकृतिक प्रतिभा, फाइटिंग टैलेंट को दिया जाता है। वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं एक कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बनना चाहता हूँ। यदि वीर फाइटिंग आर्ट के शिखर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलना चाहता था तो उसे एक सैंक में प्रवेश करना होगा, अन्यथा उसे आवश्यक संसाधन नहीं मिलेंगे। 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरे, स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन और उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली पिलों जैसी चीजों का उल्लेख नहीं करें। फिर भी महावीर चरण से परमवीर चरण में कदम रखने के लिए किसी व्यक्ति को अपने शरीर से दूषित महावीर स्तर की ऊर्जा को निकालने के लिए एनर्जी डिवोरिंग पिल लेनी पड़ती थी। केवल सबसे बड़े संप्रदायों के पास ही ऐसी चमत्कारी पिल होती थी। नश्वर दुनिया में इसका मूल्य सिक्कों में नहीं मापा जा सकता था। बहुत अच्छा, एल्डर काफूर मुस्कुराए। वे अपनी ऊंची और मधुर आवाज में हंसे और कहा, फिर मैं कार्लोवेनिया डिक्री की शर्तों और पुरस्कार सामग्रियों की घोषणा करता हूं। वीर आदेश के अनुसार आज से एकेडमी कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अगर मिस्टर वीर 16 साल की उम्र तक पीक पावर मसल्स ट्रेनिंग स्टेज चौथा चरण हासिल कर लेते हैं या अगर वे 18 साल की उम्र तक बोन पावर इनहेसिंग स्टेज पर पहुंचने में सक्षम होते हैं तो वे कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बन सकते हैं। अन्यथा वे इन मानकों और परीक्षणों में फेल हो जाएंगे, अपनी कोर डिसाइपल बनने की योग्यता भी खो देंगे। इन सब चीजों के अतिरिक्त एकेडमी मास्टर ने मिस्टर वीर को कुछ प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। आज से यदि मिस्टर वीर 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे की शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश कर लेते हैं तो वे मध्यम श्रेणी के ह्यूमन लेवल ट्रेजर का लंबा भाला हैवी कार्लो सॉफ्ट स्पेयर भारी कार्लो नर्म भाला प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे 4 महीने के भीतर दिलीप को हरा देते हैं तो वे एक 500 साल पुराना ब्लड नाइट लीव्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे 5 महीने के भीतर आशीष को हरा देते हैं तो वे एक स्काई मिरेकल पिल प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे 6 महीने के भीतर सलीम को हरा देते हैं तो वे एक बोतल बॉडी स्पिरिचुअल लिक्विड प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त सभी पुरस्कार एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। वीर, मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। एल्डर काफूर ने कार्लोवेनिया डिक्री के स्क्रोल को मोड़ा और मुस्कुराते हुए वीर से पूछा। मध्यम श्रेणी का ह्यूमन लेवल हैवी कार्लो सॉफ्ट स्पेयर भारी कार्लो नर्म भाला 500 साल पुरानी ब्लड नाइट लीव्स एक स्काई मिरेकल पिल और बॉडी स्पिरिचुअल लिक्विड। हालांकि वहां उपस्थित लोगों को पहले से ही पता था कि कार्लोवेनिया एकेडमी का इतिहास बहुत गहरा और विस्तृत है, लेकिन इन पुरस्कारों को सुनने के बाद वे सभी सांस रोक कर रह गए। उदाहरण के लिए मध्यम श्रेणी का ह्यूमन लेवल ट्रेजर का लंबा स्पीयर भाला कार्लोवेनिया एकेडमी के लिए सबसे अच्छा पुरस्कार नहीं माना जा सकता था, लेकिन ब्लू स्काई किंगडम में यह वास्तव में अमूल्य था। तलवार या कृपाण जैसा एक साधारण मध्यम श्रेणी का ह्यूमन लेवल ट्रेजर लगभग 10 या 20 हजार सोका के सिक्कों का होता था।
लेकिन यह मध्यम श्रेणी का ह्यूमन लेवल ट्रेजर स्पीयर भाला कम से कम कई गुना मूल्यवान था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास इसके लिए पैसे भी हों तो भी आप इसे नहीं पा सकेंगे। स्पीयर भाला और धनुष जैसे हथियारों को कठोर और लचीला दोनों होना चाहिए। इस प्रकार की मांग वाली आवश्यकताओं का मतलब था कि इन हथियारों को बनाना सबसे कठिन था और ट्रेजर का हथियार बनाना तो और भी मुश्किल था। यहाँ तक कि अधिकांश जनरलों के पास भी ट्रेजर्स का लंबा स्पीयर भाला नहीं होता था। इसके बजाय वे वीर जैसे हथियार का उपयोग करते थे जो डार्क पर्पल इलास्टिक आयरन गहरे बैंगनी रंग के लोचेदार लोहे से बना होता था। हालांकि कुछ जनरलों के पास ट्रेजर्स का लंबा स्पीयर भाला था, लेकिन उनके इस ट्रेजर वाले भाले के शाफ्ट में कोई लोच नहीं थी और इस प्रकार उनकी कीमत बहुत कम थी। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने पहले कभी हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर का नाम नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ इसके नाम में सॉफ्ट शब्द होने से इसका मतलब यह हुआ कि यह एक कठोर स्पीयर भाला नहीं था बल्कि एक इलास्टिक स्पीयर लोचेदार भाला था। एक ह्यूमन लेवल ट्रेजर वाले इलास्टिक स्पीयर के लिए इसकी कीमत अकल्पनीय थी। साथ ही 500 साल पुराना ब्लड नाइट लीव्स। ब्लड नाइट लीव्स के अधिकांश भाग 300 साल पुराने थे, अगर उन्हें उस समय नहीं तोड़ा जाता तो वे मुरझा जाते और मर जाते। 400 साल पुराना ब्लड नाइट लीव्स पहले से ही बहुत दुर्लभ और कीमती था। 500 साल पुराना ब्लड लीव्स नश्वर दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जा सकता था। केवल सबसे बड़े सेंट ही जानते होंगे कि उन्हें अपने रहस्यमय और असाधारण खेती की विधियों के माध्यम से कैसे बड़ा किया जाए। इस तरह का ब्लड नाइट लीव्स किसी के शरीर और रक्त में एनर्जी को बढ़ाने और विकसित करने में सक्षम होता था और एक लड़ाकू गुरु के रक्त को अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनाता था। यहाँ तक कि उनकी ताकत भी बढ़ जाती थी। ये चमत्कारिक दवाइयाँ थीं जिनके बारे में ताकत का पीछा करने वाले कई फाइटिंग मास्टरों ने सपना देखा था। जहाँ तक स्काई मिरेकल पिल और बॉडी स्पिरिचुअल लिक्विड की बात है तो उपस्थित लोगों को यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या थे। लेकिन अगर सबसे पहले के पुरस्कारों के रूप में ट्रेजर्स के लंबे भले और ब्लड नाइट लीव्स की व्यवस्था की तो ये भी निश्चित रूप से अमूल्य ट्रेजर्स और उनसे भी अधिक खास ट्रेजर हो गए। लेकिन हालांकि पुरस्कार आकर्षक थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों को वीर से ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि उन्हें प्राप्त करना किसी की कल्पना से भी परे था। 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे की शीर्ष 10 रैंकिंग तक पहुंचना, 4 महीने के भीतर दिलीप को हराना, 5 महीने के भीतर आशीष को हराना, 6 महीने के भीतर सलीम को हराना। ये कार्य स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ने जितना ही कठिन थे, और प्रत्येक पिछले से अधिक चुनौतीपूर्ण था। पहला कार्य सबसे सीधा और सरल था, लेकिन यह पहले से ही कई लोगों की नज़र में एक मिथक झूठी बात था। वीर केवल 2 महीने से कार्लोवेनिया एकेडमी में था। 2 महीने में 3 महीने जोड़ने पर 5 महीने होते थे। पहले 5 महीनों के भीतर रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 10 तक पहुंचना। अगर इन लोगों ने अतीत में किसी को यह कहते सुना होता तो वे निश्चित रूप से यही सोचते कि वह व्यक्ति पागल है। यह जानना जरूरी था कि किसी की रैंक जितनी ऊंची होती आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता है और प्रतिस्पर्धा उतनी ही कड़ी होती जाती है। शीर्ष 10 और शीर्ष 30 दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं, सोचें थीं। क्या वीर वास्तव में ऐसा कर सकता था? अगर यह 3 महीने के भीतर 10,000 किलिंग एरे के रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 10 रैंकिंग में प्रवेश करना था तो कुछ लोग इस पर विश्वास कर सकते थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने वीर को एक महान प्रतिभावान के रूप में मान लिया था जो भविष्य में शानदार उपलब्धियां हासिल करेगा, इसलिए उन्हें इसकी थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन 4 महीने के भीतर दिलीप को हराना, 5 महीने के भीतर आशीष को हराना और 6 महीने के भीतर सलीम को हराना, यह मामला बस बहुत ही बेतुका था। इन तीनों का अस्तित्व होली पैलेस के बाकी डिसाइपलों शिष्यों से बिल्कुल अलग स्तर पर था। दिलीप और आशीष बोन पावर इनहेसिंग चरण 5वां स्तर के पावरहाउस थे। चौथा रैंकिंग डिसाइपल शिष्य केवल पावर मसल्स ट्रेनिंग चरण 4था चरण के चरम पर था। उनकी ताकत को समझना बहुत मुश्किल था। दिलीप को कार्लोवेनिया एकेडमी का सबसे तेज डिसाइपल शिष्य माना जाता था और आशीष को सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता था। लेकिन सलीम सबसे भयानक था। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और युद्ध के सभी पहलुओं में उत्कृष्ट था। आधे साल में सलीम को हराना असंभव था। जो लोग मौजूद थे वे आम लोग नहीं थे, उनके पास पहले से ही सलीम के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। यह गलत नहीं था कि वीर के पास एक फाइटिंग इंटेंट था, लेकिन सलीम के पास भी एक फाइटिंग इंटेंट था। चूंकि वे दोनों ही फाइटिंग इंटेंट को समझ चुके थे तथा वीर का फाइटिंग टैलेंट प्रतिभा केवल मध्यम तीसरी श्रेणी का था, जबकि सलीम का टैलेंट प्रतिभा निम्न चौथी श्रेणी का था। सलीम वीर से 5 साल बड़ा था और उसने कार्लोवेनिया एकेडमी में 5 साल ज्यादा प्रशिक्षण लिया था। उसकी ताकत एनर्जी कंडेंसेशन चरण के किसी फाइटिंग मास्टर के करीब थी। इस अंतर को दूर करने के लिए आधे साल में वीर को किसी तरह अपनी ताकत को एनर्जी कंडेंसेशन चरण मास्टर के करीब लाने के लिए प्रशिक्षित करना था, और यह मानते हुए कि सलीम की ताकत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सलीम एक शीर्ष स्तरीय टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह इस आधे साल में और भी ऊंचा कैसे नहीं उठ सकता था। वहां मौजूद कुछ लोगों को पता था कि सलीम ने कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य फाइट परीक्षण का प्रयास कब किया था।
कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के मुख्य डिसाइपल की योग्यता पाने की आवश्यकता थी कि सलीम 17 साल की उम्र तक फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण के शिखर पर पहुंच जाए। लेकिन उन्होंने यह अपेक्षा की थी कि वीर 16 वर्ष की आयु में फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण के शिखर पर पहुंच जाए या 18 वर्ष की आयु तक बोन पावर इनहेंसिंग चरण चौथा चरण में प्रवेश कर जाए। केवल इसी से कोई यह बता सकता था कि वीर की परीक्षा की कठिनाई सलीम की तुलना में बहुत अधिक थी। किसी चीज की सबसे अधिक संभावना इसलिए थी क्योंकि वीर का फाइटिंग टैलेंट प्रतिभा सलीम की तुलना में कम था, इसलिए कार्लोवेनिया वैली सेक्ट ने योग्यता के लिए उच्च सीमा निर्धारित की थी। यदि अन्य लोग इस तर्क का पालन कर सकते हैं तो वीर भी कर सकता है। परीक्षणों की इस श्रृंखला में कार्लोवेनिया वैली सेक्ट का कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बनने के लिए केवल पहला परीक्षण आवश्यक था। 16 वर्ष की आयु में फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण के शिखर को प्राप्त करना वीर के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था जो बहुत कठिन हो। जो वास्तव में कठिन थे वह अन्य 4 परीक्षण थे। ये पुरस्कार कार्लोवेनिया एकेडमी के एकेडमी मास्टर द्वारा प्रोत्साहन और पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए थे। वे केवल अतिरिक्त पुरस्कार थे, वह उन्हें प्राप्त कर सकता था या नहीं यह उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। उनका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि वह कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बनता है या नहीं। बेशक अगर उसके पास ये पुरस्कार होते तो वीर पहले टेस्ट को समय सीमा से बहुत पहले ही पूरा कर लेता। 4 पुरस्कारों की इस श्रृंखला में सबसे मुश्किल काम सलीम को 6 महीने के भीतर हराना था। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो शायद वह बाकी पुरस्कार भी हासिल कर लेता। 6 महीने में सलीम को हराना। मुझे लगता है कि कार्लोवेनिया एकेडमी के एकेडमी मास्टर हेड ऑफ एकेडमी को शायद पता नहीं है कि वे वीर के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। वीर जानता था कि वह इस मामले में कहां खड़ा है। वह जानता था कि सिर्फ अपने अलौकिक फाइटिंग इंटेंट, अपनी वाटर फ्लोइंग पंच टेक्निक और अपनी फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक बुनियादी भला कौशल के साथ सलीम को सिर्फ आधे साल में मात देना संभव नहीं था जब तक कि वह फिर से उच्च गुणवत्ता वाली पिलें न प्राप्त कर ले। लेकिन उसे पिल को पूरी तरह से मजबूत और रिफाइंड परिष्कृत करने की जरूरत होगी, अन्यथा यह उसके शरीर की स्पिरिचुअल पावर अशुद्ध हो जाएगी। जब कोई नया डिसाइपल शिष्य होली पैलेस में प्रवेश करता है तो वे पिलें भी देते हैं, लेकिन ये पिलें गोल्डन बियर ब्लड पिल की तुलना में बहुत घटिया हैं। शायद उनका ज्यादा असर नहीं होगा। वीर ने जब ये सब सोचा तो एल्डर काफूर ने हंसते हुए कहा, कल से मिस्टर वीर कार्लोवेनिया एकेडमी के साथ प्रमुख ट्रू किलिंग एरो का इस्तेमाल पूरे 10 दिनों तक कर सकते हैं। आपको हर महीने 20 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन भी दिए जाएंगे। ये एकेडमी मास्टर की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपहार में दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि वे आपके बारे में बहुत आशावादी, उच्च आशा रखने वाला हैं। छोटे भाई वीर, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो कृपया स्वीकार करें। 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरो में कल्टीवेशन के लिए पूरे 10 दिन। वीर बिल्कुल बहुत खुश था। यह ऐसा उपहार था जो केवल कार्लोवेनिया एकेडमी के शीर्ष 3 डिसाइपलों शिष्यों को ही दिया जाता था। पूरे 10 दिन, इसका मतलब था 120 घंटे। वह जब चाहे तब अभ्यास कर सकता था। एल्डर काफूर, मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सभी लोग, मैं अड़चन के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब आप इस शाही पार्टी का आनंद ले सकते हैं। एल्डर काफूर ने अपने हाथ की छड़ी को हिलाया और कार्लोवेनिया डिक्री कुछ दूरी पर जाकर रख दिया। किसी से बात किए बिना वह हॉल से बाहर चला गया। हॉल में बैठे लोग अभी अभी जो हुआ था उस पर चर्चा करने लगे। कार्लोवेनिया एकेडमी के कोर डिसाइपल मुख्य शिष्यों की नियुक्ति के लिए यह वाकई बहुत मुश्किल था। बड़ी बहन रोहिणी, क्या आपको नहीं लगता कि यह परीक्षा थोड़ी ज्यादा कठिन है? वीर और सलीम का आपस में लड़ना यह बहुत मुश्किल है। वीर बहुत छोटा है और सलीम, आशीष, दिलीप सभी 20 साल के हैं। वह उनसे कैसे जीत सकता है? माया ने यह बात कुछ गुस्से में कही। वीर का चमत्कारिक टैलेंट पहले से ही इतना शानदार था। अगर कार्लोवेनिया वैली सेक्ट ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती तो फिर वे किस तरह के व्यक्ति को स्वीकार करेंगे? रोहिणी ने कहा, किसने कहा कि वे जानबूझकर उसके लिए इसे कठिन बना रहे हैं? परीक्षण के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वीर सलीम को हरा दे। यदि उसकी कल्टीवेशन 16 वर्ष की आयु में पावर मसल्स ट्रेनिंग चरण चौथे चरण के चरम पर पहुंच जाती है तो वह एक कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बन जाएगा। वीर केवल 15 वर्ष का है, उसके पास अभी 1 वर्ष से अधिक समय है। यदि उसकी फाइटिंग इंटेंट उपयुक्त है तो निश्चित रूप से उसकी कल्टीवेशन में 1 चरण तक की वृद्धि होना संभव है। क्या आप उसके लिए चिंतित हैं? माया ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे जिस बात की अधिक चिंता है वह यह है कि यदि वह कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बन जाता है तो वह मानिका के साथ जोड़ी बना लेगा। माया के यह कहते ही रोहिणी समझ गई। आखिरकार वीर और मानिका दोनों युवा लड़का और युवा लड़की थे। उनकी उम्र भी समान रूप से उपयुक्त थी। हालांकि वीर की पृष्ठभूमि सामान्य थी, लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त ताकत होती है तो उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं होगा। क्राउन प्रिंस ने हा कहकर हंसते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था कि भाई वीर जल्द या बाद में एक कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बन जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कार्लोवेनिया डिक्री इतनी जल्दी भेज दी जाएगी। इसी खुशी में सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी एक ड्रिंक लें और हमारे अच्छे भाई वीर द्वारा एक और चमत्कार करने का जश्न मनाएं।
क्राउन प्रिंस ने अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे अपने गले से नीचे उतार लिया। उपस्थित सभी मेहमानों ने अपने गिलास उठाए और वीर को चेयर्स किया। एल्डर काफूर के आगमन के कारण भोज का माहौल एक नए स्तर पर पहुंच गया था। वीर की स्थिति लगातार प्रमुख होती जा रही थी। भले ही वह कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य न बन पाए, फिर भी वीर को एक महान उपाधि दी जाएगी और सबसे अधिक संभावना है कि वह जतन जैसा ही एक महान चरित्र बन जाएगा। लेकिन अगर वह कोर डिसाइपल मुख्य शिष्य बन गया तो वीर के पास अगला कार्लोवेनिया दूत या कार्लोवेनिया एकेडमी का एक मुख्य मास्टर बनने की संभावना थी। इस तरह के चरित्र सच में पूजनीय थे। वे ब्लू स्काई किंगडम में कुछ भी नियंत्रित कर सकते थे और जो चाहे कर सकते थे। वे सर्वशक्तिमान होते थे। उपस्थित लोगों का रवैया वीर के प्रति अधिकाधिक उत्सुक और उत्साही होता गया। कुलीन वर्ग सोच रहा था कि वीर का पक्ष कैसे लिया जाए और कुलीन युवतियां मिस्टर वीर का पक्ष प्राप्त करने की आशा कर रही थीं। इस संबंध में वीर थोड़ा अभिभूत शर्म महसूस कर रहा था। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो एक लंबी चुस्त दुरुस्त पोशाक और टोपी पहने हुए था वीर के पास आया। उसने सम्मानपूर्वक उसे पुकारा, मिस्टर वीर। हम आप हैं। मिस्टर वीर, मैं ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेज का मेजर शमशेरा हूं। शमशेरा ने कहा और औपचारिक रूप से झुक गया। वीर का रुतबा बढ़ रहा था, लेकिन वह अभी भी एक आम व्यक्ति ही था जिसे कोई भी बड़ी उपाधि या सम्मान नहीं दिया गया था, और वह शमशेरा से जूनियर भी था। शमशेरा एक सेना मेजर था और वह कई दर्जन साल बड़ा भी था। अपने रुतबे के कारण उसे वीर के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने जितना संभव हो सके उतना विनम्र दिखने के लिए ऐसा किया। ब्लू स्काई सिटी के रॉयल गार्ड फोर्सेज का मेजर शमशेरा। वीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर अचानक उसे मानिक की याद आ गई। वीर स्वाभाविक रूप से उस तुच्छ और बेवकूफ के साथ बार बार होने वाले विवादों को नहीं भूला था। मानिक सच में कमजोर और बिल्कुल अस्तव्यस्त था, लेकिन सेना के मेजर के घराने से होने के कारण वह प्रभावशाली पृष्ठभूमि हाई बैकग्राउंड वाला था, इसलिए वह हर मौके पर वीर को दबाने की कोशिश करता रहता था। अगर मिस्टर जोफेरो की पहले की मदद न होती तो शायद वह कार्लोवेनिया एकेडमी में भी प्रवेश नहीं कर पाता। उसने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति जो अचानक प्रकट हुआ मानिक का पिता निकलेगा। वीर के मन में इस शमशेरा के प्रति जरा भी अनुकूल धारणा नहीं थी। अगर वह एक अच्छा पिता होता तो वह ऐसे उदंडी बच्चे को जन्म नहीं देता। वीर को विश्वास नहीं हुआ कि शमशेरा को मानिक की अपमानजनक हरकतों के बारे में पता नहीं था। वीर की जगह अगर कोई गरीब और असहाय होता तो उसे मानिक द्वारा जेल में ही मार दिया जाता। यह शमशेरा शायद दिखावा करता कि उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। यह सोचते हुए वीर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। अतीत में मैंने खुद अनुभव किया है कि आपके बेटे के किसी को परेशान करने के तरीके कितने क्रूर हैं। आज आप अपने बेटे के मामले को यहाँ लेकर क्यों आए हैं? जैसा कि सभी कहते हैं, अगर बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो यह उसका पालन पोषण करने वाले पिता की गलती होती है। क्या मिस्टर शमशेरा को नहीं पता कि उनके बेटे की हरकतें आमतौर पर कितनी क्रूर और दुष्ट होती हैं? वीर का बोलने का लहजा खराब था। उसने स्पष्ट अर्थ के साथ फटकार लगाई। शमशेरा आज कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन वीर द्वारा इस तरह से डांटे जाने पर उसे शर्म से सिर झुकाना पड़ा। आखिरकार वह एक बूढ़ा आदमी था और वीर अभी भी एक बच्चा था। लेकिन वह केवल सहमति में अपना सिर हिला सकता था और कह सकता था, मिस्टर वीर सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही उस दुष्ट और कमीने बच्चे को आधे साल की कैद की सजा दे दी है। मैंने उस पर पारिवारिक अनुशासन भी लागू कर दिया है और अब वह छोटा दुष्ट लड़का। बस बहुत हो गया, आपको आगे बताने की जरूरत नहीं है। वीर ने पहले ही सही अनुमान लगा लिया था कि शमशेरा आज यहाँ किस लिए आया था। तुम आज इसलिए आए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इस मामले को भूल जाऊं और मानिक को माफ कर दूं। वीर और शमशेरा जोर से नहीं बोल रहे थे, लेकिन वहां कई मास्टर मौजूद थे जो उन्हें बोलते हुए साफ सुन पा रहे थे। शमशेरा का स्वर अतुलनीय रूप से उदास था। वह पूरी तरह से अपना चेहरे का रंग खो चुका था। शमशेरा ने अपनी आवाज और भी धीमी की और कहा, मिस्टर वीर, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि मेरे दुष्ट और बेकार बच्चे ने मिस्टर वीर को रोकने के लिए क्या क्या किया है। एकेडमी प्रवेश परीक्षा में जो घटना हुई वह पूरी तरह से सिकारा के उकसावे पर हुई थी। उस दुष्ट लड़के मानिक के उदंड कार्यों के बारे में मैं सबसे स्पष्ट हूं। जहां तक पिछले 2 मामलों का सवाल है, मैंने पहले ही उस दुष्ट लड़के को इतना मारा है कि वह कई महीनों तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकता। मिस्टर वीर इंसानों के बीच एक महान आत्मा है। मेरा दुष्ट बच्चा बस सड़ा हुआ कचरा है। ड्रैगन कभी सांपों के साथ नहीं रहते और बाघ कुत्तों से नहीं लड़ते। उस बेकार कीड़े पर समय बर्बाद करना मिस्टर वीर के लायक नहीं है। अगर मिस्टर वीर अभी भी असहनीय रूप से क्रोधित है तो मैं उस दुष्ट बच्चे को मिस्टर वीर के न्याय के लिए सौंप दूंगा। चाहे आप उसे मार डालें या उसे अपंग बना दें, यह सब मिस्टर वीर के मूड पर निर्भर करता है। साथ ही मैंने 60 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों का एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर वीर उन्हें स्वीकार करेंगे। जब शमशेरा ने यह कहा तो वीर उस उपहार को स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह का सरकारी अधिकारी एक पानी के सांप की तरह था जिसके अपने प्रभावी तरीके थे।
वह अपनी बात पर कायम रहा और फिर अंतिम रियायत दी। और यह 60 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों का एक बड़ा उपहार था। वीर को यह भी विश्वास था कि अगर वह दबाव डालता रहा तो शमशेरा निश्चित रूप से अपने बेटे को उसके हवाले कर देगा ताकि वह अपने सारे गुस्से के अनुसार उसे सजा दे सके। लेकिन इस तरह के व्यक्ति के लिए अगर उसे ज्यादा उकसाया जाता है तो यह केवल दुश्मन पैदा करने का काम करेगा, इसमें थोड़ा सा भी फायदा नहीं था। साथ ही उसने शुरू में मानिक को मारने या अपंग करने की कभी योजना नहीं बनाई थी। 60 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों के लिए वीर को इस मामले को भूलने में कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, मैं इस बारे में बहुत अधिक क्रोधित नहीं हूं। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन ले लूंगा और इस मामले को खत्म मान लूंगा, वीर ने सीधे शब्दों में कहा। लेकिन इन शब्दों ने शमशेरा को थोड़ा हैरान कर दिया। वह निश्चित रूप से जानता था कि 60 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन फाइटिंग मास्टरों के लिए किस तरह के मूल्य रखते हैं। इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन इकट्ठा करने के लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन आमतौर पर फाइटिंग मास्टर, खासकर वीर जैसे प्रतिभाशाली फाइटिंग मास्टर, अक्सर अपने व्यवहार में घमंडी और दूरदर्शी होते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन चाहिए भी तो वे इसे आसानी से अस्वीकार करते थे और अंत में अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लेते थे। लेकिन वीर वास्तव में अपने तरीके से बहुत सीधा था।